अगर आपको भी साइंस के अंदर फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का फुल सिलेबस रिवीजन। आज हम लोग वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट नोट से पढ़ने वाले हैं। ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा और आपका बायोलॉजी का इससे बेहतरीन रिवीजन नहीं हो सकता। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको पूरा जरूर से देखना है, क्योंकि एक बारे में खत्म है सारी बात। ठीक है, तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो हमें चैप्टर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है लाइफ प्रोसेस। अब देखो, लाइफ प्रोसेस के अंदर जब हम लोग जाएं उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, नहीं तो वो बोलते हैं कि भैया हमें इतनी अच्छी वीडियो पहले क्यों नहीं मिली थी। इसलिए जल्दी अपनी सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। तो अब हम लोग सबसे फर्स्ट जो बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर, वो बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। अब देखो, बेसिकली न्यूट्रिशन है क्या। देखो, हम अर्थ के ऊपर आए हैं, हमें अर्थ के ऊपर जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको यहाँ पर खाना चाहिए। तो उसी के बेसिस के ऊपर जिस तरीके का हम लोग खाना खाते हैं, वही जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ अ फूड इन अ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कि हमारी बॉडी को जब जो खाना मिलता है उसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब जिस तरीके का हम लोग खाना खाते हैं उसी तरीके के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कि जो प्लांट होते हैं, वो प्लांट क्या करते हैं, क्या कहीं बाहर से खाना खाते हैं? वो नहीं खाते। हम लोग ह्यूमन से हम क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग आटा खाते हैं, हम लोग फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं? खुद से जनरेट नहीं करते, हम किसी और से लेते हैं। लेकिन वहीं पर ये जो प्लांट है हमारे, ये क्या करते हैं, सनलाइट को यूज में लेकर के अपना खाना खुद से ही बना लेते हैं। इनको एक्सटर्नल कोई भी सोर्स नहीं चाहिए। तो ऐसे जो ऑटोमेटिकली खुद का काम कर ले उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये हो गया। अब इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे? इसकी डेफिनेशन हमारे पास में ये रहेगी कि ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर ऑन फूड बाय इटसेल्फ इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के अंदर आएगा, वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि प्लांट्स को अपना खाना बनाना है, तो वो क्या करते हैं कि जो लाइट होती है ना, उसी से अपना खाना बनाते हैं। और हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर इतनी अच्छी बात देखो, भगवान ने कितना अच्छा क्रिएट किया कि हम लोग जब सांस लेते हैं, हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन, हम रिलीज करते हैं CO2। और ये जो CO2 हम सभी लोग मिलकर रिलीज करते हैं, ये क्या होता है? ये होती है प्लांट के लिए फूड होता है, जिससे कि वो क्या करता है, अपना खाना बनाता है और उससे वो जिंदा रहता है। तो भगवान ने कितना ज्यादा सोच करके किया था। तो अभी ये जो प्रोसेस है, इससे कन्वर्जन के लिए हमें इसमें सनलाइट चाहिए होती है, क्योंकि सनलाइट से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सनलाइट एक फॉर्म ऑफ हीट, जो आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री के अंदर भी उसे एज अ हीट में काम में लिया जाता है। तो उसके लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए हमें एक एनर्जी देनी होती है, तो वही होता है। तो इसका आंसर जो हमारे पास में रहेगा फोटोसिंथेसिस का, वो ये रहेगा कि द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक टेक्स CO2 एंड वाटर एंड कन्वर्ट इनटू अ कार्बोहाइड्रेट्स। की वो CO2 और वाटर लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यहाँ पे दो चीजें हैं कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए दो चीजों की कंपलसरी होगी। वो क्या होगा? एक तो होगा सनलाइट, फिर उसके बाद में दूसरा होगा क्लोरोफिल। अब इसकी जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार CBSE ने 2016 के अंदर ये क्वेश्चन MCQ में पूछ लिया था। तो अब ध्यान रखो, ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया वाटर। और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट, जो कि रहता है हमारा ग्लूकोज, जो कि एक तरीके का प्लांट के लिए फूड होता है, C6H12O6। और उसके साथ में ऑक्सीजन होती है, प्लस ऑफ उसके साथ में वाटर एवेपोरेट होता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी फोटोसिंथेसिस। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होते हैं, ये क्या होते हैं? तो देखो, बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करते हैं, अपना खाना खुद से नहीं बनाते, किसी और से अपना खाना कलेक्ट करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब इसके बाद में हम लोग इसे कहेंगे कि जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है कि ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये होते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक होते हैं हर्बीवोरस और एक होते हैं कार्निवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस जो कि घास खाते हैं, कार्निवोरस जो कि मीट खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, जो कि क्या करते हैं, किसी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है। वो कोई भी ऐसे ऑर्गेनिक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है। अगर एनिमल्स नहीं है तो वो कुछ भी खाना नहीं खाएंगे, वो जिंदा नहीं रहेंगे। और ये इसलिए है ताकि फूड चेन के अंदर एक बैलेंस मेंटेन रहे। ठीक है, फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा,
वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है कि हम जो खाना खाते हैं मुंह से खाते हैं, फिर उसके बाद में पेट में जाता है, फिर उससे हमारा खून बनता है, उससे खून के बाद में आरबीसी डब्ल्यूबीसी बहुत कुछ बनता है। तो ये कैसे होता है? तो देखो, सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है माउथ। अब यहाँ पर इन सभी के फंक्शन आपको जरूर से याद रखने हैं कि किसका क्या फंक्शन है, तो ये आप लोग बताइएगा। अब मतलब इनको ध्यान रखना, आपको एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अब देखो, यहाँ पर ये जो माउथ है, माउथ का काम क्या होता है, हमारे मुंह का काम क्या होता है कि फूड इज टेकन इनटू द बॉडी। भैया इसके थ्रू क्या करते हैं, हम हमारी बॉडी के लिए खाना लेते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो आता ही हमारी बक्कल कैविटी या फिर माउथ कैविटी, ये जो अंदर वाला स्पेस है। अब इसका काम क्या होता है, माउथ कैविटी में क्या होता है कि जो माउथ कैविटी बाय विच फूड इज टेकन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कौन सी होती है, जहां से यहां से जो हमारा फूड जाएगा ना, तो ये बक्कल कैविटी के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल एंड च्यूइट। इसी के अंदर क्या करते हैं, हम लोग खाने को चबाते हैं। ठीक है, एंड कॉम्प्रोमाइजेस टीथ एंड टंग। इसमें टीथ और टंग्स दोनों होती हैं। फिर इसके बाद में टीथ का क्या काम होता है, टीथ का काम क्या होता है कि च्यूइंग करने का काम होता है और ग्राइंडिंग ऑफ फूड होता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं तो वेट जो होती हैं वो कैसी होती है, सॉलिड से होती है। फिर हम उसे पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद में आपकी मम्मी उसका आटा लगाती है, उसके अंदर पानी मिलाती है, फिर उसके बाद में उसको एक तरीके से बेल के चूल्हे के ऊपर बना करके आपको देती है। तो आप पूरी रोटी नहीं खाते, आप उससे दांतों को छोटा छोटा टुकड़ा करके उसे खाते हो। ठीक है, तो ये पूरी पूरी प्रोसेस होती है हमारे खाने का हमारी बॉडी तक पहुंचने की। तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है टंग। अब देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग, कि टंग का फंक्शन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि टंग क्या काम करती है, टीथ क्या काम करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का क्या काम होता है, ईसोफेगस का क्या काम होता है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में हम लोग जब टंग की बात कर रहे हैं तो टंग का काम क्या होता है, आप खुद इमेजिन करो। टंग से क्या करते हो, आप अपने फूड को रोल करते हो। रोल करने से क्या होता है कि आपका सलाइवा उस फूड के साथ में मिक्स हो जाता है और आपके सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, जिस वजह से आपके डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और आपका खाना पच जाता है। समझ गए क्या होता है, फूड को इधर से उधर, ताकि एक टीथ से दूसरे टीथ के ऊपर पूरी जगह पर ग्राइंड किया जा सके, उसमें अच्छे से सलाइवा मिक्स हो सके। इसी यही काम होता है टंग का। तो हम लोग इसे लिखेंगे कि मिक्सिंग सलाइवा विद फूड, इसका सबसे फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन है। सेकंड ये है कि रोलिंग एंड पुशिंग। रोलिंग एंड पुशिंग, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं टंग के थ्रू ही हमारा नेक्स्ट जो ईसोफेगस के पास में जाता है वो टंग के थ्रू ही जाता है। डाइल्यूशन और स्वेलिंग ऑफ अ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड टू द ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस के बारे में अभी हम लोग बाद में बात, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक में आएगा ही। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। आपने देखा होगा कि हमारे मुंह के अंदर जब भी हम कोई भी एक अच्छी सी फेवरेट डिश के बारे में सोचते हैं तो उसको सोचते ही हमारे मुंह के अंदर पानी आ जाता है। तो अभी जैसे कि मेरा पता है क्या सोच करके मुंह में पानी आया, मेरा गुलाब जामुन सोच करके एकदम से मेरा जो मुंह है वो वाटरी हो गया। तो आप लोग भी अपनी जो भी फेवरेट डिश हो, ठीक है, अभी के अभी कमेंट करके बताओ कि आपको खाने में कौन सी डिश अच्छी लगती है। क्योंकि देखो अब जब है ना हम ऐसे बात करेंगे ना इंटरेक्शन में, आप कमेंट से लिखोगे तो बड़ा मजा आता है। तो इसीलिए आप जल्दी बताओ कि आपको कौन से डिश सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे को तो गुलाब जामुन बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो उसको सुनते ही मेरे क्या हुआ, वो सैलिवरी ग्लैंड्स ने काम किया। सैलिवरी ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वाटर को सिक्रीट किया, क्योंकि लगा कि भाई अभी खाना आने वाला है, तो उन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर करते। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके साथ में फिर से धोखा हो गया, फिर से उनको कट गया है। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है। सैलिवरी ग्लैंड्स का काम होता है कि सीक्रेट्स द एंजाइम्स दैट इज कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज। कौन से सैलिवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, सैलिवरी एमाइलेज। एंड दीज एंजाइम्स डाइजेस्ट द स्टार्च एंड कन्वर्ट इनटू द सुक्रोज और माल्टोज। और ये जो हमारा एंजाइम है ये क्या करता है कि उसको सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट करता है और माल्टोज के अंदर इसका कन्वर्जन होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि यहाँ से, मतलब कि ये जो हमारा माउथ होता है ना, बक्कल कैविटी से हमारे स्टोमच तक ये कनेक्ट करती है। तो इसके अंदर एक वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि आपको ध्यान रखना है, वो है कि पेरिस्टेलिक मूवमेंट। अब पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। जब हमारा खाना है ना वो सीधा ऐसा नहीं होता कि हम खाएं और सीधा पेट के अंदर गिर जाए, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि पहले वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो एक्सपेंड होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर एक्सपेंड होता है। तो
मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उससे आगे की पुश होगा, फिर एक्सपेंशन होगा तो उससे वो नीचे जाएगा। तो इस तरीके का मूवमेंट होता है हमारी ईसोफेगस में जब हम लोग खाना खाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास में ये रहेगी कि टेक अ फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमच बाय द पेरिस्टेलिक मूवमेंट। ठीक है, समझ गए। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारे स्टोमच, हमारा पेट। हमारे पेट के अंदर ना बहुत कुछ होता है। हमारे पेट में इतना ज़्यादा पावरफुल एसिड होता है कि अगर उसमें आप कोई भी ब्लेड डाल दो या फिर कोई भी टीथ डाल दो, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये होती है हमारे पेट की सबसे बड़ी, मतलब आप बोल सकते हो कि ऐसा एलिमेंट भी है जो कि सब कुछ खत्म भी कर देता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं होता, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है वो। ठीक है, तो स्टोमच क्या होता है? स्टोमच का क्या होता है कि क्रंचिंग ऑफ अ फूड। इसका मेन काम क्या होता है कि जो खाना है ना उसको क्रंच करे, और फिर उसके बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल सीक्रेट्स द गैस्ट्रिक जूस। यहाँ पे क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। अभी जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, ये 3 का मिक्सचर होता है, मतलब 4 का नहीं, 3 का मिक्सचर होता है। कौन से 3 का? एक तो होता है इसमें पेप्सिन, दूसरा होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर उसके बाद में होता है म्यूकस। अब इनका अलग अलग काम होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो पेप्सिन होते हैं, पेप्सिन एक एंजाइम होता है दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन, जिसका काम क्या होता है कि जो भी हमारे खाने के अंदर प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करें। फिर इसके बाद में जो HCl होता है, HCl का काम क्या होता है? HCl का काम होता है कि मेक द मीडियम एसिडिक, एसिडिक मीडियम बनाने का हाइड्रोक्लोरिक का काम होता है। और हाइड्रोक्लोरिक, अब यहां पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका pH क्या रहेगा? ए ऑप्शन है आपके पास में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो इसका pH होगा 1, या फिर इसका pH रहेगा आपके पास में 14। जल्दी से इसको वीडियो को रोको और कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा या फिर बी होगा। देखते कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं। pH ऑफ HCl क्या होगा? ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है कि प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ ए स्टोमच। ये जो HCl है बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड होता है, अगर आपकी स्किन के ऊपर गिर जाए आपकी स्किन को जला देगा। तो अब ये बात हाँ भगवान जी को भी बता दी, तो उन्होंने क्या किया कि म्यूकस डाल दिया हमारे पेट के अंदर, ताकि हमारे पेट की इनर लाइनिंग को कुछ भी ना हो। तो म्यूकस का काम होता है कि वो प्रोटेक्ट करती है हमारे पेट की लाइनिंग को। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि फंक्शन ऑफ HCl क्या रहता है, एसिड का क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग इसका करेंगे कि इट मेक्स द मीडियम इनसाइड द स्टोमच एसिडिक। एसिडिक मीडियम बनाने का काम होता है। इससे क्या होगा कि विच इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ अ एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। तो ये काम होता है HCl का, एसिडिक मीडियम बनाने का। फिर इसके बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि इट आल्सो किल्स द बैक्टीरिया दैट एंटरिंग द स्टोमच विद द फूड। कि जो भी हमारे फूड के साथ में अनवांटेड बैक्टीरिया आ रहे हैं वो भी एसिडिक मीडियम होने की वजह से मर जाते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अप्रॉक्सीमेटली लेंथ होती है वो होती है 3 से 4 मीटर्स की होती है एक एडल्ट की। आई थिंक यही लेंथ होती है या फिर इससे कम होती है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और जो कार्निवोरस होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग इसका आंसर मतलब कि इसको देखते हैं। इसमें यह है कि इट इज़ द साइट ऑफ अ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जितना भी हमारे फूड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, वो सब कहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर इसके बाद में क्या आता है कि इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, जो लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड्स ऑन द कंजप्शन ऑफ अ फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। जिस तरीके का खाना खाते हैं उस तरीके की ही लेंथ होती है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बकरी होती है बेचारी घास खाती है तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होगी, जो शेर है वो बकरी को खाता है तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होगी, क्योंकि बकरी ने ना घास को डाइजेस्ट कर लिया तो शेर को क्या करना है? बकरी को डाइजेस्ट करना है, इसीलिए उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी दे दी है। ये याद करने की ट्रिक है, कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, मतलब इसमें आप देख लेना कि क्या होता है, कार्निवोरस की स्मॉल होती है।
एंड फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट हैज़ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको कि विल्ली कहा जाता है, विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फूड इनटू द ब्लड। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ब्लब लिखा हुआ है, बताओ ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक करने की आदत है क्या, ब्लड। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास में वो ये आएगा कि वीलस कंटेन्स अ लाइम्फ कैपिलरी कॉल्ड लेक्टल। ठीक है, इसमें एक लाइम्फ कैपिलरी होती है जिसको कि हम लोग लेक्टल बोलते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये होता है कि एब्जॉर्ब्स द एक्सेस ऑफ वाटर। जो भी हमारे खाने के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड रेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। और जो भी लास्ट जो एलिमेंट है ना वो है हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल का लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि खत्म कहां पर होता है, एनस के ऊपर। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लीवर। अब लीवर क्या है कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है ना वो है लीवर। अब लीवर का काम क्या होता है, लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी एंड इट सीक्रेट्स द बाइल विच स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर, जो कि गैल ब्लैडर में स्ट्रॉन्ग हो, मतलब कि गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर इसके बाद में आता है कि जो फंक्शन है, ये जो बाइल जिसमें सीक्रेट होता है इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन ये है कि इट मेक्स एसिडिक फूड टू ए एल्कलाइन सो दैट पेनक्रेटिक एंजाइम कैन एक्ट। अभी जैसे कि हमारा जो फूड था स्टोमच में था, स्टोमच में क्या हुआ था, जो हमारा HCl था उसने एसिडिक बना लिया, तो अब हमें ना जो पेनक्रेटिक एंजाइम है वो वर्क नहीं कर पाएंगे, तो उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए, एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए बाइल उसको हेल्प करता है ताकि पेनक्रेटिक एंजाइम उसके ऊपर वर्क कर सके। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है इसका वो ये है कि बाइल कंटेन्स अ बाइल सॉल्ट। क्या होता है उसमें, बाइल सॉल्ट होता है दैट हेल्प्स इन द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ अ फैट बाय ब्रेकिंग द लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर वंस, कि जो भी हमारे लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है वो आता है पैनक्रियास। अब देखिए पैनक्रियास क्या होता है, बेसिकली ये पैनक्रियास होता है जो कि सीक्रेट करता है यहाँ पर पैनक्रिएटिक जूस विच कंटेन्स द मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसके अंदर की बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे कि एमाइलेज हो गया, ट्राइप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली आपको बस इतना से याद रखना है कि ये क्या काम होता है और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में रेस्पिरेशन, मतलब कि हम सांस किस तरीके से लेते हैं। अब आप देखना कि कितने सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमें तो लगता है कि ये जो सांस लेने के ऊपर कोई भी फोकस ही नहीं करता, ये तो ऑटोमेटिकली जब से हमने जन्म लिया, जब से हम कंटिन्यू सांस लेते ही जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारी सांस के पीछे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइजेस द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर जो हम हमारा जो फूड है उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी लेने के लिए, उसी को यहाँ पे कहा जाता है रेस्पिरेशन। देन फिर इसके बाद में दो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है, एक होती है ब्रीदिंग और एक होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो जो ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर आप लोग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, देन फिर उसके बाद में आप CO2 को बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है इसमें क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ अ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज द एनर्जी इनसाइड द सेल। और जब अगर आपको एनर्जी चाहिए तो फिर उसके बाद में फूड का ब्रेक डाउन होता है जिससे कि आपको एनर्जी मिलती है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। दो तरीके के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ये क्या होता है, मतलब कैसे होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पायरुवेट होता है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है 3 कार्बन पायरुवेट्स मॉलिक्यूल के अंदर, जो कि जिनकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिससे कि ये 3 मॉलिक्यूल्स देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और उसके साथ में वाटर भी रिलीज होता है। और ये जो रिएक्शन है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि आपको है ना, मतलब बेसिकली एनर्जी देने का काम करती हैं। और इसके ऊपर इतना याद नहीं रखना, बस इनकी डेफिनेशन याद रखो और सिंपल सा आप सीधे सीधे चलते जाइए। और फिर इसके बाद में आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुवेट है वो होता है मे बी कन्वर्टेड। इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि मे बी, समटाइम्स कन्वर्ट होता है समटाइम्स नहीं होता। इसमें ये कन्वर्ट होता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, विच
टेक्स प्लेस इन द यीस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, और ये जो प्रोसेस है ये होती है यीस्ट में फर्मेंटेशन के दौरान, एंड टेक्स प्लेस ऑन द एब्सेंस ऑफ एयर, और एयर नहीं होगी जब ये प्रोसेस होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो यहाँ पर है, नोट करके लिखा हुआ है कि जो हमारा पायरुवेट है इज कन्वर्टेड इनटू अ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के केस में, लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है जब आप लोगों ने देखा होगा हम लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं और हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती, तो उस केस के अंदर ये प्रोसेस होती है। जैसे कि आपने अगर कभी रनिंग करी होगी तो एकदम से आपके पैर फ्रीज हो जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जब कभी भी हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी होती है। ये ह्यूमंस में ज़्यादा पाया जाता है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें आप लोगों को बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है नॉस्ट्रिल्स। तो देखिए नॉस्ट्रिल्स का काम क्या होता है, बेसिकली इनका काम होता है कि एयर इज टेकन इनटू द बॉडी। सबसे पहला काम होता है कि जो हवा है उसको अंदर लेके जाने के बॉडी का वो काम होता है। व्हेन वी टेक एयर थ्रू द आवर नॉस्ट्रिल्स एंड व्हेन वी ब्रेथ इन एंड एयर पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेसल कैविटी। तो बेसिकली काम ये होता है कि जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो वो नेसल कैविटी के पास में सीधी चली जाती है, और इसके अंदर छोटे छोटे, आपने देखा होगा कि आपकी जो नोज है उसके अंदर हेयर होते हैं, उनका काम होता है फिल्ट्रेशन का। और फिर इसके बाद में नेजल कैविटी क्या होता है, नेजल कैविटी बेसिकली यहाँ पर लाइंड विद द हेयर्स एंड म्यूकस। ये मतलब कि म्यूकस का मतलब होता है कि थोड़ी थोड़ी नमी जो होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है और ये गर्म होता है। और फिर इसके बाद में इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि इट वार्म्स, मॉइस्चराइजेस एंड फिल्टर द एयर बिफोर इट रीचेस द लंग्स। और आपको ये जान करके थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार हमारे लंग्स जो हैं उनको है ना प्रॉपर एकदम से फ्रेश एयर चाहिए होती है। तो जब कभी भी अगर आप देखोगे आप है ना अगर कहीं फ्रेश एनवायरनमेंट में जा रहे हो तो आपको एक अलग ही पॉजिटिव फील आती है। क्यों? क्योंकि आपके लंग्स को है ना एकदम से फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन कई के लोगों को पसंद नहीं आता, उनको क्या करना होता है, उनको सिगरेट वगैरह पीना होता है या फिर और भी काम करने होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और लंग्स खराब होते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप बाहर घूमो और आपको अच्छी ताज़ा सांस मिलेगी, तो आपको एकदम से वेल एंड गुड फील करोगे। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फायरनेक्स। अब देखिए फायरनेक्स क्या होता है, बेसिकली इट इज द कॉमन पैसेज एट द बैक, मतलब ये याद रखिए कि एट द बैक ऑफ द माउथ फॉर द एयर एंड द फूड। ये फायरेक्स के अंदर बेसिकली हवा भी जाती है और जब हम खाना खाते तो इससे खाना भी जाता है। एंड इट कंटेन्स द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है विच इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। और ये रिंग्स होने से क्या होता है कि जो हमारा एयर पैसेज है वो ब्लॉक मतलब कि कोलैप्स नहीं करता, इसे दबता नहीं है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है लायरेनेक्स। तो लायरेनेक्स क्या होता है, बेसिकली इट इज द टॉप ऑफ द टर्शिया इज द लायरेनेक्स विच कंटेन्स अ फ्लैप लाइक टिश्यू विच इज कॉल्ड द वोकल कॉर्ड, और जिससे हमारी आवाज आती है वो होते हैं वोकल कॉर्ड्स। और ये जो लायरेनेक्स के ऊपर जो होता है टिश्यू उसको कहा जाता है टर्शिया। अब देखिए जो टर्शिया है ये क्या होता है। अब टर्शिया इट बेसिकली इट कनेक्ट्स द लायरेनेक्स टू द ब्रोंकली ऑफ लंग्स। तो हमारे लंग्स को कनेक्ट करने का जो काम होता है वो होता है टर्शिया का। फिर उसके बाद में ब्रॉन्ची, फिर उसके बाद में एलोवली और फिर उसके बाद में लंग्स। तो ये 12 पॉइंट हैं इसमें। तो जो ब्रॉन्ची होता है, ब्रॉन्ची का काम क्या होता है, बेसिकली इट इज द मेन पैसेज वे इनटू द लंग्स। जो लंग्स के अंदर जाने का जो मेन पैसेज है वो होता है ब्रॉन्चली। दे आर द मेन एक्सटेंशन ऑफ अ विंड पाइप दैट शटल एयर टू द एंड फॉर द लंग्स। मतलब कि बेसिकली एक तो इसका काम होता है कि हवा लेकर के आएगी और फिर उसके बाद में उस हवा को वापस से लेकर के जाना है, ये काम होता है ब्रॉन्ची का। और फिर उसके बाद में एलोवली का काम क्या होता है, एलोवली का मतलब काम, मतलब ये आई थिंक मैं इसका प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एलोवली का काम बेसिकली ये होता है कि दीज आर द एयर सैक्स, मतलब कि एक तरीके से ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एट द एंड ऑफ ब्रांचलॉइस। तो ब्रांचलॉइस के एंड में होते हैं। इनका काम ये होता है कि दे अलाउ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड टू मूव बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड स्ट्रीम। हमारे जो लंग्स हैं और जो हमारे ब्लड है उनके बीच में जो एक्सचेंज का काम होता है वो काम होता है इसका
रहेगा कि हमारे ब्लड को ऑक्सीजन देना और उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेना और उसको लेकर के वापस से चले जाना। और ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आपने बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर की हवा भर जाती है, फिर कंप्रेस होता है, फिर भर जाती है, फिर कंप्रेस होता है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे आता है लंग्स। लंग्स क्या होता है? बेसिकली इट इज द मेन ब्रीदिंग ऑर्गन एंड इट इज द मेन रेस्पिरेटरी सरफेस। ये मेन रेस्पिरेटरी सरफेस होता है जिसको जो कि अवेलेबल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और हम बात करें प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग की, क्या प्रोसेस रहती है, तो बेसिकली प्रोसेस ये रहती है कि ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय डायफ्राम। डायफ्राम कंट्रोल करता है हमारी ब्रीथिंग को और इंटरकोस्टल मसल्स करती है। अब ये डायफ्राम क्या होता है? देखो, डायफ्राम बेसिकली एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है विच सेपरेट द थ्योरिक, मतलब कि जो हमारा चेम्बर है लंग्स का, उसको और एब्डोमिनल कैविटी को, इसको सेपरेट करने का काम करती है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये जो डायफ्राम है नीचे जाता है, व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउन द लंग्स एक्सपेंड, हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं और उससे क्या होता है कि हवा अंदर आती है। और जब डायफ्राम ऊपर जाता है तो क्या होता है कि जो लंग्स हैं वो क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और जब सिकुड़ जाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग जो हवा है उसको बाहर फेंक देते हैं। और फिर इसी तरीके से ये प्रोसेस होता रहता है कि सबसे पहले वो एक्सपेंड होता है, हवा आती है, फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हवा बाहर चली जाती है। और फिर इसके बाद में ये सब काम हो गया, एयर आ गई। अब इसको, एयर को और ब्लड को मिक्स कर दिया हमने, ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया। अब इस ब्लड को ट्रांसफर करने का टाइम है हर एक बॉडी पार्ट तक। तो वो जो पार्ट है वो होता है हार्ट। अब देखो, आप लोगों को हार्ट की शेप क्या पता है? आपको पता है कि ये हार्ट इस तरीके का होता है। देखो, मेरा तो हार्ट भी ऐसा ही बना। तो हार्ट ऐसा नहीं होता, हार्ट एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है। हार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आपको उसके ऊपर नहीं जाना। हम लोग बात करते हैं हार्ट के बारे में, मतलब दिल। तो हमारा दिल है, इसी के ऊपर ही सारे के सारे जो सॉन्ग्स हैं वो क्यों बने, इसके ऊपर ही सॉन्ग्स क्यों हैं। तो इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि और बाकी के जितनी भी पार्ट्स हैं, आपका किडनी हो गया, लीवर हो गया, आपके लंग्स हो गए, आप सब कुछ है ना रिप्लेस हो सकता है, हर एक चीज़ रिप्लेस हो सकती है। लेकिन आपका जो हार्ट है वो इर्रिप्लेसेबल है कि आप इसको रिप्लेस नहीं करवा सकते हो। अगर इसने एक बार काम करना बंद कर दिया तो मतलब आपका द एंड और गेम ओवर हो चुका है। तो इसीलिए सारे के सारे सॉन्ग्स इसके ऊपर बनते हैं कि आपने कभी सुना है किडनी के ऊपर सॉन्ग, कभी सुना है लीवर के ऊपर सॉन्ग, क्योंकि ये सब चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं। तो अब देखिए, हार्ट के बारे में अगर बात करें तो हार्ट क्या है? हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट कंटेन्स ए कार्डियलिक मसल्स, जिसके अंदर की कार्डिक मसल्स होती हैं। एंड इसका जो ये है मेन पंपिंग ऑर्गन है, जो कि पंप करने का काम करता है, वो है ये हमारा ऑर्गन। और इसकी पंपिंग पावर इतनी है कि अगर अर्थ के ऊपर आप इसको ऐसे छोड़ दोगे, इसको पानी दोगे, तो ये अप्रोक्सीमेटली 27th फ्लोर तक ये उस स्ट्रीम को हवा में फेंक सकता है। इतना पावरफुल है हमारा हार्ट, जो कि ये 1 मिनट के अंदर, आपने देखा होगा 72 टाइम्स इसका काम करने की कैपेसिटी होती है। इतनी बार ये काम करता रहता है। अब अगर हम बात करें तो हमारा हार्ट है, उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है राइट एट्रिनम और दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल। इसी तरीके से लेफ्ट में होता है, इसी तरीके से राइट में होता है। तो टोटल जो हमारे पास में चैम्बर होते हैं वो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। अब देखिए, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले क्या होगा कि जो लंग्स हैं, लंग्स क्या करेंगे? ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है उसको सप्लाई करेंगे, जो कि आएगा सीधे लेफ्ट एट्रिनम में, लेफ्ट एट्रिनम ऑफ अ हार्ट। एंड फिर उसके बाद में जो लेफ्ट अपर चैम्बर है, जो कि बेसिकली लेफ्ट एट्रिनम ही है, देन ये क्या करता है कि ये जो ब्लड आया इसको ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट करके पास कर देता है, अलाउड टू एंटर द नेक्स्ट चैम्बर, जो कि रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में इसको ट्रांसफर कर देता है। फिर उसके बाद में इसने लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर किया तो अब क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी और ये जो ब्लड है ये पंप आउट हो जाएगा बॉडी की तरफ। किसके थ्रू ये हो जाएगा? एरोटा के थ्रू ये बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में इसी तरीके से क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमारे ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन को काम में ले लिया। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से आता है हार्ट के पास में, लेकिन अब की बारी किधर आती आता है? राइट एट्रिनम में सबसे फर्स्ट एंटर करता है। देन फिर इसके बाद में राइट एट्रिनम इसको ट्रांसफर करता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल क्या करता है कि इसको वापिस से पंप आउट करता है लंग्स को कि इसको फिर से ऑक्सीजनेट करो
और फिर से इसको हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये जो प्रोसेस होती है ये होती है हमारी पूरी पंपिंग की, सारे दिन भर होती रहती है। और जिस दिन ये पंपिंग बंद हो गई उस दिन हो गया भैया पूरा काम। कोई भी इस पंप को वापस से स्टार्ट नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके से इसको स्टार्ट नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर आता है कि डायरेक्शन ऑफ अ ब्लड फ्लो थ्रू ह्यूमन हार्ट, हमारे हार्ट से दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। सबसे पहले हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है, देन फिर उसके बाद में वापस से हार्ट की तरफ आता है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है सिस्टमेटिक मतलब कि सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी को जाता है सीधा, देन फिर उसके बाद में वापस से हार्ट को ट्रांसफर हो जाता है। ये दो होते हैं। और ये हमारे जो ह्यूमन हार्ट है वो डबल सर्कुलेशन, हमारी ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। और फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि बाकी के ऑर्गेनिजम्स के पास में कितने चैम्बर्ड हार्ट है, तो फिश के पास में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, एम्फीबियंस या फिर रेप्टाइल्स के पास में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और जो क्रोकोडाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, इनके पास में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ब्लड मतलब खून, खून के बारे में हम लोग बात करेंगे। खून क्या होता है? बेसिकली खून है एक लिक्विड होता है जिसके अंदर की कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कि फ्लूइडिक होता है नेचर के अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। एक तो होते हैं सॉलिड कंपोनेंट, जिनमें क्या आता है रेड ब्लड सेल। हमारा जो ब्लड है उसको रेड कलर देने का काम आरबीसी करते हैं, क्योंकि एक तो देखो इनका काम ही होता है कि इट कैरीज द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट आल्सो कंटेन्स द हीमोग्लोबिन दैट गिव्स अ रेड कलर। और ये रेड कलर जो हीमोग्लोबिन की वजह से ही आता है, और इसका काम होता है कि ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लाना ले जाने का काम होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है कि हमें डिफेंड करना, कोई भी अगर बैक्टीरिया वगैरह आगे, जर्म्स आगे, उनके साथ में लड़ना और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने का काम होता है डब्ल्यूबीसी का। और फिर इसके बाद में प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? बेसिकली जब भी आपके कट लग जाता है तो उसके ऊपर आप लोग खरूंट आता होगा, जो कि आपने देखा होगा कि छोटी सी रेड कलर की कोटिंग होती है, तो वो होते हैं प्लेटलेट्स। इनका काम होता है कि ब्लड कोटिंग ड्यूरिंग द इंजरी, इंजरी के दौरान जो भी आपका ब्लड है, ब्लड लॉस को रोकने के लिए वहाँ पर जो कोटिंग होती है वो काम होता है मतलब कि प्लेटलेट्स का। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि जो लिक्विड कंपोनेंट होते हैं वो उनको कहा जाता है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा जो होता है ये होता है येलो कलर का होता है, विच कंटेन्स द 90% ऑफ वाटर, और इसके अंदर 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। और अब हमने इतनी बात कर ली है, तो अब इसके बाद में आते हैं हमारे पास में ब्लड वेसल्स। अब देखिए ब्लड वेसल्स के बारे में बात करूं उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप लोग लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलती रहें। तो अब हम बात करते हैं आर्टरीज की, वेन्स की और कैपिलरीज की। तो देखिए आर्टरीज क्या होता है? बेसिकली आर्टरीज को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। इनका काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो अब इसके नाम से क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है, तो ये क्या होगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, जो कि ये क्या करेगी, सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। वही यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, ये ले जाने का काम किसका होता है? वो होता है आर्टरी का। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर एक जो दूसरी आर्टरी होती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि क्या करती है कि इज ओनली द आर्टरी दैट कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। और ये जो आर्टरी है ये क्या करती है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको लेकर के जाती है हार्ट से लंग्स की तरफ। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेन्स। वेन्स क्या होता है? बेसिकली होते हैं कलेक्टिंग वेसल्स, जो कि कलेक्ट करते हैं। अब कलेक्ट क्या करना है हमारी बॉडी से? वो करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इनका काम क्या होता है? ये होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, वो होते हैं वेन्स। अब देखिए वेन्स के अंदर भी एक एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी वेन्स इज द ओनली वेन्स दैट कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू हार्ट। ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट तक लेके जाने का काम ये करती है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज कुछ नहीं होता, बेसिकली कैपिलरी एक द वॉल ऑफ द कैपिलरीज आर वेरी थिन। इसकी जो मतलब कि वॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती हैं। दे फॉर्म्स द नेटवर्क, इनका काम होता है कि नेटवर्क बनाती हैं एंड विच रीचेज द
एवरी लिविंग सेल ऑफ द बॉडी। इनका काम होता है नेटवर्क बनाना, कि हर एक जो हमारे छोटे से छोटा ऑर्गन होता है उस तक ब्लड की सप्लाई कंटिन्यू होनी चाहिए। इन टिश्यूज arterioles divides into the thin walled single layered vessels called as capillaries, और इसको कैपिलरी कहा जाता है, ये है इसकी डेफिनेशन। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है जाइलम और फिलोयम। अब देखिए जाइलम क्या होता है, जाइलम बेसिकली वो होता है प्लांट्स के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है, आप उसको बोल सकते हो, जिसका कि वर्किंग ये होती है कि ये काम करे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है जाइलम का टू अपवर्ड डायरेक्शन। ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही काम करता है कि रूट्स से क्या करेंगे, पानी और मिनरल्स लेंगे, फिर उसको ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, और फिर उसके बाद में जैसे कि रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट तक काम करने का काम जाइलम का होता है। फिर इसके बाद में होता है फाइलम मतलब फ्लोयम। तो फिलोयम का काम ये होता है कि इट ट्रांसपोर्ट मतलब कि ट्रांसपोर्ट ऑफ अ फूड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जैसे कि रूट्स हैं, रूट्स को भी तो खाना चाहिए, तो वो जो काम करते हैं वो करते हैं फिलोयम। ये काम करता है कि जो खाना है उसको दोनों ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में लेके जाने का काम ये होता है। एंड इट रिक्वायर्स द एनर्जी जो कि एटीपी की फॉर्म में होती है। अब इसके बाद में हमने पढ़ लिया कि खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, हम सांस कैसे लेते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह। अब हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन कैसे होता है, कि हमारी जो बॉडी है इसके अंदर सारे दिन में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। तो अब जब प्रोसेस होती हैं तो उसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसी को यहाँ पे कहा जाता है एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स द मैनी काइंड्स ऑफ द वेस्टेज इंक्लूडिंग द नाइट्रोजेनियस वेस्ट विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड रिमूव्ड बाय दिस प्रोसेस। जो कि प्रोसेस होती है उसको ही कहा जाता है एक्सक्रीशन। और फिर इसके बाद में ह्यूमंस में एक्सक्रीशन के लिए 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला होता है पेयर ऑफ किडनी, जो कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। इनका ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर किडनी फेलियर हो जाता है देन फिर उसके बाद में आपका ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा, ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा तो फिर उसके बाद में आपकी जो एज है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है यूरेटर्स। तो यूरेटर्स क्या होता है, बेसिकली ये एक डक्ट होती है जो कि ड्रेन आउट करती है यूरिन को फ्रॉम किडनी एंड गोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर तक लेके जाने का काम इसका होता है, कि जो ड्रेन आउट करने का काम होता है बेसिकली इसका। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या होता है, ये यूरिनरी रिजर्वर होता है। ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ बनेगा निकल जाएगा, इसको स्टोर करने के लिए जो होता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर। हमारे पास में रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है इसमें बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसमें एक तो आता है कि एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो बेसिकली जो वर्ड रिप्रोडक्शन है ये होता क्या है, ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग, मतलब नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जो कि उनके जैसा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो डॉग होता है ना, उसका बेबी भी क्या होगा, वो भी डॉग होगा। और जैसे कि हम ह्यूमंस होते हैं, हम ह्यूमन भी क्या होते हैं, हमारे जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी ह्यूमन है तो ही आप ह्यूमन हो। ऐसा होता है कि ह्यूमन के बेबीज भी ह्यूमन होते हैं, डॉग के बेबी डॉग होते हैं। तो जो सिमिलरिटी उनमें होती है वही सिमिलरिटी नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, तो इसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। हाँ, तो मान लो कि रिप्रोडक्शन नहीं होता, मतलब नेक्स्ट जनरेशन नहीं आते, कि एक जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है कि हम ह्यूमंस क्या होते हैं भैया, थोड़े 70-80 साल तक जीते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में हमारी डेथ हो जाती है, इतनी ही एवरेज एज होती है। तो मान लो कि ये ह्यूमन डेड हो गया, ऐसे करके सभी के सभी मर जाएंगे। अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी तो क्या होगा, अर्थ के ऊपर कोई भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर ये इसीलिए जरूरी होता है रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट जनरेशन ये चलता रहे और कंटिन्यू ऑफ स्पीसीज कंटिन्यूअसली रहती रहे। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि इट प्रमोट्स द स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पीसीज एंड रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द डीएनए कॉपिंग। ठीक है, ये डीएनए कॉपिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। ये बात आपको याद रखने की, रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर डीएनए कॉपिंग होती है, विच इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन। और बेसिकली यहाँ पर ये डीएनए जो होता है ये बताता है कि भैया क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, कैसे प्रोटीन होगा, तो वो सब डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। और इसकी वजह से क्या होते हैं कि वेरिएशंस भी आते हैं, इट ब्रिंग वेरिएशन। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि हम अभी स्टडी करने वाले हैं, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें ओनली एंड ओनली जो
एक गैमेट इन्वॉल्व होता है, एक गैमेट इन्वॉल्व होता है, इसमें एक ही पेरेंट होते हैं, तो ये इसी वजह से क्या होता है, ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका आपको ये याद रखना है, ए से याद रखो कि ए मतलब एक। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से रहने वाली है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट। तो ये जो रिप्रोडक्शन होगा सिंगल पेरेंट से वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल होते ही नहीं है, तो एक ही पेरेंट है, तो उसमें सिंगल गैमेट ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका है कि इट फाउंड ओनली इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक जैसे जो सेल्स होते हैं उन्हीं में होता है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए उनमें पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू वन अनदर, मतलब कि अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम होता है उनका, कोई भी डीएनए में डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, आप देख करके नहीं बता सकते कि अलग अलग सेम होते हैं, और वो पेरेंट्स के साथ में भी उनकी सिमिलरिटी होती है। देन फिर इसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज क्या है भैया, एडवांटेज ये है कि इट इज यूजफुल और एडवांटेजियस आप बोल सकते हो कि टू अ सर्टेन एनिमल्स दैट रिमेन इन ओनली वन पर्टिकुलर प्लेस, मतलब कि ये उन एनिमल्स के लिए ज्यादा अच्छा है जो कि एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, फ्लैनेरिया हो गया, ये सब क्या होते हैं एक ही जगह पर रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए उनके लिए काफी ज्यादा एडवांटेज होता है इससे। फिर सेकंड यहां पर आता है कि इट आल्सो प्रोड्यूसेस न्यूमरस ऑफस्प्रिंग विदाउट कॉस्टिंग द पेरेंट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी और अ टाइम, और जैसे कि इसके अंदर जो मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसमें बहुत ही कम एनर्जी और बहुत ही कम टाइम लगता है। देन फिर इसके ऐसा नहीं है कि एडवांटेज है भैया, इसके डिसएडवांटेज भी है। तो इसका डिसएडवांटेज यहाँ पर ये क्या है कि लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, मतलब जेनेटिक वेरिएशन के अंदर कोई भी नहीं आता कि जैसे कि जो पेरेंट के जीन्स थे वही नेक्स्ट उसमें ट्रांसफर होते जाते हैं उस ऑफ स्प्रिंग में, तो यही यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यूस में चलता रहता है। देन फिर इसके बाद में आप आता है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड देयरफॉर शेयर द सेम वीकनेस। अब यहां पर इसकी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट के पास में, मान लो कि इनके पास में कोई एक वीकनेस है, ठीक है, वीकनेस ये है कि ये एक टेम्परेचर के बाद में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन तो होता नहीं, तो वही इसके अंदर आएगा, इस ऑफस्प्रिंग के अंदर आएगा। और मान लो कि इनके टाइम के ऊपर जो टेम्परेचर था वो था 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इनके टाइम के ऊपर हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, तो भैया इनकी वीकनेस थी कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन खराब हो गई तो इससे पूरी पूरी स्पीसीज खत्म हो सकती है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि इफ द सस्टेनेबल इन्वायरमेंट चेंजेस द कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी अ डेडली, और हाथों हाथ इनकी डेथ हो सकती है, ये इसका सबसे बड़ा है, और इसके अंदर बहुत ही कम वेरिएशन होते हैं। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है कि कितने इसके टाइप होते हैं, इसके बेसिकली 3 से 4 टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है वो है इसका फिजन। फिजन क्या होता है बेसिकली कि इसके अंदर ये होता है कि पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल, 2 या 2 से ज्यादा ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होने को यहाँ पे कहा जाता है फिजन। और इसके अंदर एक आता है बाइनरी फिजन, जो कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने वाली है, ठीक है। तो 2 ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस होती हैं तो उसको कहा जाता है बाइनरी फिजन। द सेल डिवाइड्स इनटू हाफ एंड ईच हाफ डेवलप इनटू ए न्यू एडल्ट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अमीबा है, तो अमीबा के अंदर होता क्या है कि ये बेसिकली इस तरीके से 2 पार्ट के अंदर स्प्लिट हो जाता है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। फिर इसके बाद में ये खुद से एक एडल्ट के अंदर डेवलप हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग में क्या रहेंगे, ये रहेंगे चाइल्ड, और फिर उसके बाद में ये एडल्ट हो जाएंगे, फिर से ये अपना डिवीजन करते रहेंगे, इस तरीके से इनमें चलता रहता है। और ये बेसिकली मिलता है अमीबा में और पैरामीशियम में, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो अगला आता है हमारे पास में वो आता है मल्टीपल फिजन। अब देखो मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो डिवीजन है ना पेरेंट का, वो 2 में नहीं, वो किसी 3 में 4 में कितने भी ज्यादा नंबर के अंदर हो सकता है, 2 से ज्यादा होता है, तो उसको मल्टीपल फिजन कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली, उसके अंदर कंटिन्यू में डिवाइड होता ही रहता है, टू प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और वो जो न्यूक्लियस था वो बहुत ज्यादा उसके अंदर होता रहता है और उससे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल है यहाँ पर प्लाज्मोडियम, आप याद रख सकते हो। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, तो याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है और एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम में इन 2 से क्वेश्चन आने वाला है और इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है, इसका मोड आता है, मतलब नेक्स्ट टाइप आता है, वो आता है फ्रेगमेंटेशन। अब देखो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बेसिकली ये एक
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जिसके अंदर की फ्लेगमेंटेनियस एल्गे होता है, मतलब आप ये याद रख सकते हो स्पायरोगायरा जो होता है उसमें पाया जाता है, एंड ब्रेक अप इनटू 2 और मोर स्मॉल फ्रेगमेंट्स और पीसेस। तो भैया होता क्या है कि इसके अंदर ये जो हमारा है स्पायरोगायरा होता है, ये 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है, एंड ऑन मैच्योरिटी ईच फ्रेगमेंट ग्रोज टू फॉर्म अ न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और जब यहाँ पर पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद में जो उसके पार्ट्स थे वो एक बड़े एडल्ट के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो अगली प्रोसेस आती है या फिर अगला टाइप आता है वो आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो है बडिंग। ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो बेसिकली सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास में रीजनरेशन। रीजनरेशन बेसिकली होता है कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव अ राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक एबिलिटी के एक ऑर्गेनिज्म बनाने का और इंडिविजुअल फ्रॉम दियर बॉडी पार्ट, एक बॉडी पार्ट से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाना, वो होता है यहाँ पे क्या होता है, वो होता है रीजनरेशन। और बेसिकली यहाँ पर आता है कि इन दिस मेथड स्मॉल कट और अ ब्रोकन पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी ग्रोज इनटू अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। और अगर मान लो कि कोई भी एक छोटा सा भी अगर टुकड़ा होता है तो वो कंप्लीटली एक नए ऑर्गेनिज्म में हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर प्लेनेरिया, ठीक है। अब प्लेनेरिया में क्या होता है कि इसको है ना 3 पार्ट के अंदर काट दिया जाता है, जैसे कि ये 3 पार्ट के अंदर काट दिया गया। एक तो है इसका हेड और एक है इसकी बॉडी और एक है इसकी टेल। तो अब ध्यान से देखो कि इसका जो हेड है वो अलग होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, और जो इसकी टेल है, आप देखो कि टेल है, सिर्फ और सिर्फ टेल थी, फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और इसकी जो बॉडी थी, बॉडी से भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसको कहा जाता है रीजनरेशन, की किसी भी एक बॉडी पार्ट से पूरा ऑर्गेनिज्म को बनना रीजनरेशन कहा जाता है। फोर्थ टाइप है वो आता है बडिंग का। अब देखो बडिंग में क्या होता है, बेसिकली जो पेरेंट होते हैं, जैसे कि पेरेंट हाइड्रा है, तो इसमें एक छोटा सा ब्लज निकलेगा। आप ये सोच सकते हो ये कोई भी छोटा सा एक पार्ट निकल रहा है, देन फिर इसके बाद में पार्ट क्या होता है, धीरे धीरे करके डेवलप होता है, पेरेंट से अटैच रहता है। फिर इसके बाद जब ये कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, इस स्टेज में कंप्लीटली डेवलप हो गया है, तो फिर इसके बाद में इससे हट करके दूर चला जाता है। तो यही होता है बडिंग में। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ब्लगिंग ऑफ अ पेरेंट बॉडी, इन दिस द सेल डिवाइड्स अनइक्वली, इसके अंदर अनइक्वली डिवाइड होता है, टू फॉर्म द बड विच रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट्स बॉडी बट लेटर डिटैच एंड डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है हमें कि पहले इसको थोड़ी देर तक कनेक्टेड रहता है, फिर उसके बाद में अलग डिटैच होकर के नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये स्पेशली मिलता है हाइड्रा में, स्पॉन्ज में, यीस्ट में, इन सभी में मिलता है, मतलब ये वाला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसका फिफ्थ टाइप आता है जो क्या आता है, स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले तो स्पोर की डेफिनेशन देखते हैं कि पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस द हंड्रेड्स ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, उनको कहा जाता है स्पोर। अब बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये जो स्पोर है जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ये क्या होता है कि व्हेन द स्पोर केस ऑफ अ प्लांट ब्रस्ट, मतलब एक तरीके से एक ऐसा बैग सा होता है जिसके अंदर की पूरे छोटे छोटे दाने से होते हैं, और जब वो फटता है, मतलब इसमें से जब सीड्स बाहर निकलते, देन द स्पोर स्प्रेड टू द एयर, फिर इसके बाद में हवा में फैल जाते हैं, एंड वेयर दिस एयर मेड देम टू लैंड टू द सॉइल। और फिर इसके बाद में क्या होता है कि जो हवा है इनको जमीन के ऊपर डाल देती है। देन फिर इसके बाद में अंडर द फेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन अच्छी हुई, बारिश वगैरह है, पानी वानी है, तो क्या होगा कि वहां पे एक नया प्लांट वहां पे डेवलप हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल है वो है ये राइजोपस। अब राइजोपस क्या होता है, राइजोपस ये इसका एग्जाम्पल है जिसमें कि हाइफे जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। हाइफे क्या होता है, हाइफे होता है एक थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है आइजोपस में, जिसको कि हाइफे कहा जाता है। और स्प्रॉन्जेनियम क्या होता है, स्प्रॉन्जेनियम देखो ये बेसिकली छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर कंटेनिंग द स्पोर, मतलब जो स्पोर होते हैं उनको जो रखता है एक पाउच में, उसको कहा जाता है स्प्रॉन्जेनियम। ठीक है, देन फिर इसके बाद में अगला जो टाइप आता है वो आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये होता है कि न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है,
कि कोई भी एक नया प्लांट डेवलप होगा जो कि वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप होगा पुराने प्लांट के। अब जैसे कि ये हो सकता है रूट, हो सकता है स्टेम, हो सकता है या फिर लीव्स हो सकता है, तो क्या होगा, वो होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये इसका एग्जांपल है बड्स ऑफ पोटैटो हो गया, बल्ब ऑफ ऑनियन हो गया। मतलब आप घर पे देखना, अभी जाओ किचन के अंदर, अगर आलू होंगे तो आपको छोटी छोटी ऐसे आइस दिखेंगे, और अगर थोड़े लंबे समय से रखे हुए होंगे 1-2 हफ्ते से, तो आप देखना कि उसके ऊपर ना ऐसे ये ग्रीन ग्रीन आपको कुछ दिखेगा। तो भैया वही होता है यहाँ पे उसमें बर्ड्स ऑफ पोटैटो। तो वहां से क्या होगा कि पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरा पूरा पेड़ उग जाएगा, फिर आपको आलू मिल जाएंगे, फिर आप आलू की खेती करना, फिर उसके बाद में आप है ना बड़ा सा अपना फार्म बनाना, फिर उसके बाद में आप ऑर्गेनिक करना, फिर उसके बाद में आपके पास में इतना पैसा होगा, आप करोड़ों में खेलेंगे। ये सब बातें ये बैठ करके ऐसे इमेजिन मत करा करो, ये ओवर थिंकिंग करवा दी ना मैंने आपको कि आपके पास में आलू का पेड़ होगा, फिर ज्यादा आलू होंगे, तो ये होती है ओवर थिंकिंग। तो मैं भी पता नहीं क्या बातें करने लग जाता हूँ बीच में, लेकिन कोई बात नहीं। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर इसका एडवांटेज क्या है, एग्जाम के अंदर आएगा कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज। तो भैया सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिक आइडेंटिकल होती हैं। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है रैपिड एंड इकोनॉमिकल मेथड है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। एंड सीडलेस वेराइटीज आर ऑब्टेन, और इसके लिए बीज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा उससे ही आपका काम हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने देखे थे 6 टाइप, लेकिन इसके अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो देखेंगे फ्लोवरिंग प्लांट में, और एक हम लोग देखेंगे ह्यूमन बींग्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लोवरिंग प्लांट जो है उसका डायग्राम कैसा होता है। तो बेसिकली हमारे पास में इस तरीके का डायग्राम रहता है, किसका, ये है हमारे पास में जो प्लांट है उसका डायग्राम। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, एक होता है एंथर होता है, फिलामेंट होता है, पीटल होता है, स्पियल होता है, और बेसिकली स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन सभी के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप एक बार इस डायग्राम को अच्छे से बनाना सीख लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। डायग्राम आएगा, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम आएगा, और उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो इसीलिए इसका जो डायग्राम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, 2.5 ग्राम है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2.5 ग्राम नंबर दिलवा के जाएगा। ठीक है, ये देखो कोई भी, मतलब मैं जोक मार रहा था, मैंने ये हंसना इसके ऊपर। देन फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं स्फीयल। अब देखो स्फीयल क्या होता है, बेसिकली स्फीयल एक ऐसा ग्रीन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट व्हेन फ्लावर इज इन अ बड स्टेज। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब आप गुलाब का फूल देखना जिसके ऊपर कि आपको ना ग्रीन कलर की ऐसी कोटिंग सी मिलेगी, ठीक है, तो उसको ही स्फीयल कहा जाता है। और नीचे भी मतलब जब पूरा पूरा फ्लावर बन जाते हैं तो उसके नीचे भी आप देख सकते हो कि पूरा पूरा, जैसे कि ये हमारा फ्लावर है, देखो कितना अच्छा सा फ्लावर बनाया मैंने, और इसके नीचे जो ग्रीन कलर वाला स्ट्रक्चर होता है इसको कहा जाता है स्फीयल। ठीक है, फिर इसके बाद में जो अगला पार्ट आता है इसका वो आता है पीटल। अब पीटल क्या होता है, पीटल एक कलरफुल और एक अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को फॉर द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए इंसेक्ट्स ही होते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है पीटल। देन फिर इसके बाद में आते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर मे हैव द नंबर ऑफ स्टेम, और एक फ्लावर के पास में काफी सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकते हैं। अब इसके बाद में इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है इसमें फिलामेंट। तो एंथर क्या होता है, एंथर के स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर एंथर का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये एक ऐसा बीज के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जैसे पार्टीशन होता है। अब बेसिकली हम देखते हैं कि हमें याद रखना है कि इट इज अ बाइलोबेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर की 2 पोलन सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेमन के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। दिस प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन दैट आर येलोइश, और इसका काम होता है कि पोलन ग्रेन्स को जनरेट करे जो कि येलो कलर के होते हैं। देन फिर इसके बाद में आता है फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है कि थिन स्लेक लाइक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट एंथर। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये हमारा एंथर है, एंथर को सपोर्ट कौन कर रहा है, ये पूरा पूरा डंडे जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, देन फिर इसके बाद में ये इसको करता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि होता है कार्पेल, जिसको कि हम पिस्टल के नाम से भी जानते हैं। अब इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, एग्जाम के अंदर ये आ सकता है कि एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, तो उसके अंदर आपको एंथर भी एक्सप्लेन करना होगा, फिलामेंट भी करना होगा, और यहाँ पे आएगा फीमेल में आएगा तो आपको कार्पेल को एक्सप्लेन करना है। तो इसके अलग अलग डिफरेंट पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है इसका वो होता है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है कि इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ अ कार्पेल बीइंग स्टिकी इन द नेचर रिसीव्स द पोलन ग्रेन। इसका काम होता है कि पोलन ग्रेन को रिसीव करे ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। फिर इसके बाद में आता है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है कि अटैचमेंट
अटैचमेंट ऑफ अ स्टिग्मा टू अ ओवरी हेल्पिंग विद द ट्रांसफर ऑफ अ पोलन थ्रू अ स्टाइल टू ओवरी। इसका काम ये होता है कि ये अटैचमेंट रहता है, बेसिकली स्टिग्मा को और ओवरी को जो मिलाता है वो होता है स्टाइल, और इसका काम होता है कि ये जो पोलन है उनको ट्रांसफर करे, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है ओवरी। ओवरी क्या होता है, बेसिकली स्वोलन बॉटम होता है किसी भी कार्पेल का, उसको कहा जाता है ओवरी। इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ कार्पेल, और कार्पेल का ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब बेसिकली ये होता है कि इसका काम होता है कि गैमेट्स को जनरेट करना, जो कि यहाँ पर ये क्या करता है कि इट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट्स जो कि होते हैं ओव्यूल्स। अब इसके बाद में आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू स्टिग्मा, मतलब बेसिकली जो हमारे पोलन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफर हो स्टेमन से स्टिग्मा के ऊपर, उसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन दो तरीके के होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो बेसिकली होता क्या है कि जो पोलन ग्रेन अगर एक ही प्लांट का है, मतलब फ्लावर एक ही है, मतलब फूल एक ही है, तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा कि डिफरेंट फ्लावर्स होंगे तो उनके अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। आपको बस ये याद रखना है कि पोलन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, अगर सेल्फ बोल रहे हैं तो सेम फ्लावर, और अगर बोल रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन बताओ तो आप बोल देना कि ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। तो यहां पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देन फिर इसके बाद में यहां पे आता है, वह आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो अब देखो इसके अंदर आपको दो तीन तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपके पास में आएगा कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर ऐसा आता है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो वो आएगा सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। और अगर मान लो कि टीचर आपसे थोड़ा कुछ और करवाना चाहते तो बोलेगा कि डायग्राम के साथ में उनको एक्सप्लेन भी करो। तो आप जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको हर एक चीज को बताना पड़ेगा कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, आपको ये सब चीजें उसमें एक्सप्लेन करनी होंगी। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आएगा 5 मार्क्स का। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है टेस्टिस। अब देखो टेस्टिस क्या होता है, बेसिकली ये होता है फॉर्मेशन ऑफ अ मेल जर्म सेल और स्पर्म। मतलब बेसिकली टेस्टिस का काम ये होता है कि मेल जर्म सेल को ये प्रोड्यूस करें। एंड ये कहां पर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ही प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है, वो आता है वास डिफ्रेसिस। अब वास डिफ्रेसिस क्या होता है, बेसिकली ये काम होता है इसका कि इट डिलीवर द स्पर्म एंड रीयूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही है उसके साथ में रीयूनाइट होकर के इसका काम होता है कि स्पर्म को डिलीवर करे। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है, वो आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ये होता है कि इट सीक्रेट्स द फ्लूइड टू मेक द ट्रांसपोर्ट इजियर फॉर द स्पर्म। स्पर्म का जो ट्रांसफर है उसको इजी बनाने के लिए यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड एक फ्लूइड को सीक्रेट करता है। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम एक ऐसा स्मॉल पाउच होता है जो कैरी करता है टेस्टिस को, जिसके अंदर की टेस्टिस प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है स्क्रोटम। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है जो लास्ट है इसका, मतलब 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो 5th पॉइंट यहां पर आता है, वो आता है पेनिस। अब देखो पेनिस क्या होता है, इट इज द एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन होता है। इसका काम होता है कि इट ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन के दौरान इसका काम होता है कि स्पर्म को ट्रांसफर करे। तो ये होता है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। इसी तरीके से मान लो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इससे रिलेटेड आता है, तो इससे भी रिलेटेड आपको 5 पॉइंट ये एग्जाम के अंदर लिख करके आना है, तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास में, एक डायग्राम को जरूर से देख लेना। देखो मैंने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करा है तो आपको डायग्राम को अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास में ओवरीज। तो देखो ओवरीज क्या होता है, बेसिकली इट इज द पेयर, पेयर में ये प्रेजेंट होती है। टेस्टिस भी क्या होती है, वो भी पेयर में ही प्रेजेंट होती हैं। लोकेटेड ऑन द बोथ द साइड एट द एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस थी वो आउटसाइड थी और ये क्या है, इनसाइड है, नियर द किडनी प्रेजेंट है। और फिर इसका हमने फीमेल, इनका काम होता है कि फीमेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करना, जो कि एग्स होते हैं, फीमेल जर्म सेल होते हैं एग्स, जो कि प्रोड्यूस होते हैं ओवरी के कारण। देन फिर इसके बाद में जो इसका सेकंड पार्ट आता है वो आता है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट क्या होता है कि इट रिसीव्स द एग
प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस, और इसका काम होता है कि भैया एग को रिसीव करे और फिर उसके बाद में इसको ट्रांसफर कर दे यूट्रस को, ये काम होता है फैलोपियन ट्यूब का। एंड इट इज आल्सो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट कहां पर होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, वो होती है फैलोपियन ट्यूब। देन फिर इसके बाद यहाँ पर आते वो आते यूट्रस। यूट्रस वॉब भी होता है, जहां पे क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, इट इज अ होलो और अ पियर्ड शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेयर द ग्रोथ ऑफ द फीटस टेक्स प्लेस। तो जो ग्रोथ ऑफ फीटस होती है वो होती है यूट्रस में। देन फिर इसके बाद हमारे पास में जो इसका फोर्थ पार्ट आता है, पहले ये देखो कि इस एक और पॉइंट बाकी यूट्रस का, वो ये है कि यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। तो ये अगर आपसे एग्जाम के अंदर ये एमसीक्यू की टाइप क्वेश्चन के अंदर आता है कि किसके थ्रू ओपन होता है, तो वहां पे इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्विक्स। देन फिर इसके बाद में इसका फिफ्थ पार्ट आता है, वो आता है वेजाइना। अब वेजाइना क्या होता है, बेसिकली इट रिसीव्स द स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर एंड सर्व एज ए बर्थ कैनाल। और इसके दो काम होते हैं। फर्स्ट काम ये होता है कि जो स्पर्म है मेल पार्टनर से उसको रिसीव करे, और उसके बाद में सर्व एज अ बर्थ कैनाल भी ये होता है। देन फिर इसके बाद आप आते हैं सर्विक्स। अब सर्विक्स क्या होता है, इट इज द लोअर और द नैरोअर पोर्शन ऑफ अ यूट्रस व्हिच ओपन इनटू अ वेजाइना। तो बेसिकली ये एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि वेजाइना के अंदर ओपन होता है, यूट्रस के बीच में और वेजाइना के बीच में। देन फिर इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन बेसिकली होता है कि इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर आप कह सकते हो बर्थ कंट्रोल भी इसको कई बार कहा जाता है। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर से आ सकता है कि एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। तो आपको याद रखना है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है वो आता है फिजिकल बैरियर, या फिर आप बोल सकते हो बैरियर मेथड, जिसके अंदर ये क्या होता है कि बैरियर आर यूज्ड, मतलब बैरियर्स को यूज किया जाता है सो दैट स्पर्म नॉट रीचेस द एग। अब मान लीजिए कि जब स्पर्म एग तक नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वहां पे प्रेगनेंसी नहीं होगी। देन फिर इसका अपने आप आता है वो आता है केमिकल मेथड। बेसिकली केमिकल मेथड क्या होता है कि केमिकल मेथड के अंदर क्या होता है कि ड्रग्स आर टेकन ओरली एज अ पिल टू चेंज द हार्मोनल बैलेंस। और बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो ड्रग्स हैं उनको लिया जाता है जिससे कि हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर दिया जाए और प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए। देन फिर इसके बाद में लास्ट जो मेथड आता है वो आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड 2 तरीके के होते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है कि वेस्कोटॉमी होता है और एक ट्यूबेक्टॉमी होता है। बेसिकली इसके अंदर वेस्कोटॉमी में क्या होगा कि वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा सो दैट कि स्पर्म रिलीज ना हो, और ट्यूबेक्टॉमी में क्या होगा, जो फैलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है टू प्रिवेंट द एग ट्रांसफर। एग ट्रांसफर नहीं हो इसलिए इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो वेस्कोटॉमी है ये होती है मेल में, और जो ट्यूबेक्टॉमी होती है ये होती है फीमेल के अंदर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन आती है और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, तो देखो समझो मेरी बात कि एक जनरेशन जो कि F2 जनरेशन है, ये बोल देता हूं कि ये है आपके दादा की जनरेशन। ठीक है, आपके दादा है वो है जनरेशन आपकी, और ये F1 जनरेशन क्या है, ये है आपके पापा वाली जनरेशन। ठीक है, और फिर इसके बाद में ये दोनों जनरेशन है, इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो कि आपके दादा के आपके फादर को ट्रांसफर हुए होंगे। तो ये जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है इसी को यहां पर हेरिडिटी कहा जाता है। द ट्रांसमिशन ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट जो आता है वो आता है व्हाट इज वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आईज जो होती हैं वो होती हैं ब्लू, और वहीं पर अगर हम उनके पेरेंट्स के देखें तो उनके पेरेंट्स की जो होती है वो होती है ब्राउन। अब ये जो मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि उनके कैरेक्टर में वेरिएशन आ गया, मतलब उनकी आंखों का कलर चेंज हो गया। तो यहां पर यही होता है कि द डिफरेंस इन द कैरेक्टर और द ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड ए वेरिएशन। मतलब कि थोड़ा बहुत भी किसी भी कैरेक्टर के अंदर अगर डिफरेंस होता है उसी को यहां पर वेरिएशन कहा जाता है। अब इसके क्या क्या कारण होते हैं, सबसे फर्स्ट इसका रीजन होता है वो होता है कि जेनेटिक वेरिएशन होता है जिसको कि म्यूटेशन भी कहते हैं। फिर सेकंड इसके लिए हो सकता है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सबसे फर्स्ट है यहाँ पर डाइट। अब कई लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो उनके अंदर वेरिएशन कम आते हैं या फिर अलग वेरिएशन आते हैं, और जो डाइट अच्छे से फॉलो नहीं करते उनके लिए अलग अलग वेरिएशन आते हैं। फिर सेकंड यहाँ पर आता है क्लाइमेटिक कंडीशन।
अब क्लाइमेटिक कंडीशन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं वो ये है कि आपके दादाजी जो हैं, आपके दादाजी के टाइम के ऊपर जो टेम्परेचर था वो कम था, और वहीं पर ही अगर आपके टाइम पर बात करें तो आपके टाइम पर थोड़ा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है, उस टाइम के ऊपर इतना नहीं जाता था अप्रोक्सीमेटली, अभी तो 48-50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन उस टाइम पर इतना नहीं जाता था। उनके टाइम पर मैक्सिमम जो था वो था 40 और इस टाइम के ऊपर है वो है 48। तो यहाँ पर वेरिएशन आने क्या है, कंफर्म है। तो यही होता है यहाँ पर। और जो लास्ट वाला है वो है केमिकल्स की, केमिकल्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे कि अभी हम जो है कि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे केमिकल काम में लेते हैं, लेकिन वहीं पर अगर बात करूँ जो हमारे दादा के टाइम पर था उस टाइम पर केमिकल्स हुए ही नहीं थे। हमारे दादा के जो दादा थे उनके टाइम पर थे ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था केमिकल क्या होते थे, वहाँ पर प्योरली ऑर्गेनिक जो होता है ना वो किया जाता था, लेकिन इस टाइम के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स काम में लिए जाते हैं। तो ये भी एक इसका मेन रीजन होता है। फिर सेकंड आते हैं कि क्या ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट है तो क्या क्या इसके पॉइंट है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि वाई इज द वेरिएशन इंपॉर्टेंट, तो यहां पर ये क्वेश्चन बनता है, यहां पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो भैया इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर एग्जामिनर का मन बन गया कि चलो यार बच्चों से बस एक ही क्वेश्चन पूछेंगे इससे, तो वो बोल देगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। सबसे फर्स्ट जो रीजन है वो ये है कि इट इज द बेसिस ऑफ ए हेरिडिटी, हेरिडिटी का बेस है ये। फिर सेकंड पॉइंट है कि एडेप्टेबिलिटी टू द वर्ड्स कंडीशन ड्यू टू वेरिएशन, और इसकी वजह से क्या होता है कि एडवर्स कंडीशन जो हो सकती है उसमें सर्वाइव हो सकता है, उसमें एडॉप्ट किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए अभी भी मैंने आपको दादाजी का एग्जांपल दिया था आपके, तो अगर मान लो कि उस टाइम के ऊपर आप इसमें सस्टेन नहीं कर पाते, 40 से 48 तक नहीं जा पाते, तो आप क्या सर्वाइव कर पाते, नहीं कर पाते। इसीलिए क्या है कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल सी ऑप्शन ये है कि न्यू वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में अराइजेस ड्यू टू वेरिएशन, और नए ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं वेरिएशन की वजह से। फिर जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ अ सर्वाइवल, और अगर वेरिएशन होता है तो उसकी हेल्प से क्या होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। फिर इसके बाद में इसका एग्जांपल यहां पर बैक्टीरिया का दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, वो ये है कि बैक्टीरिया दैट कैन स्टैंड विद द हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट, मतलब जो कि एक तरीके से हीट के साथ में सस्टेन कर सकता है वो हीट के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है। अब इसके बाद में जो अगली आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, सीक्रेट मैं पेपर लीक कर रहा हूं, अपने टीचर को मत बताना, वो ये है कि आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 100% इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें हो सकता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क, बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपके और मेरे बीच की बात है, मेंडल एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन 100% आएगा, तो इसको स्किप नहीं करना है हमें। तो देखो मेंडल एक्सपेरिमेंट को आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये जो है मतलब एक तरीके से ये फादर थे, मतलब क्या थे, बापू थे, किसके जेनेटिक्स को जन्म दिया था ना, जेनेटिक्स को जिसने डिस्कवर करा था वो थे मेंडल। तो अब देखो मेंडल ने किया क्या था, क्या इन्होंने स्टडी करी थी वो हम पढ़ते, लेकिन सबसे पहले देखते कि इन्होंने किसके ऊपर स्टडी करी थी। इन्होंने स्टडी करी थी, हम सब जानते कि ग्रैंड गार्डन पी प्लांट जो था उसके ऊपर स्टडी करी गई थी। तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो ये है पाइसम स्टेनियम, जो है वो है इसका नाम। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर आने के बहुत सारे चांसेस है, तो इसका नाम जरूर से याद रखना कि पाइसम स्टेनियम जो प्लांट था उसको मेंडल एक्सपेरिमेंट में यूज में लिया गया था। फिर इसके बाद यहां पर आते हैं कि मेंडल एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट हुआ था इन विच ही क्रॉस पॉलिनेटेड, इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करा था। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। इसके अंदर जो पॉलिनेशन होते हैं या फिर जो भी हाइब्रिड होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, इसमें 2 तरीके के होते हैं, इनके नाम से क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट होता है वो होता है मोनोहाइब्रिड। अब देखो मोनोहाइब्रिड का मतलब आ गया कि यहां पर एक, मतलब एक ही यहां पे होगा कि इन केस ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द प्योर लाइन ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ अ प्लांट्स, मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइब्रिड क्रॉस होने वाला है, मतलब एक पेरेंट ही इन्वॉल्व रहेगा इसमें। और इसका जो फिनोटिपिक रेशियो रहेगा F2 जनरेशन के अंदर वो रहेगा 3:1। ये क्या है, ये 3 है, 3:1 इसका फिनोटिपिक रेशियो रहेगा। फिर इसके बाद में यहां पर आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड के नाम से समझ में आ रहा है कि यार इसके अंदर 2 है, डाई का मतलब 2, तो इसमें क्या होगा कि इन केस ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस इट इन्वॉल्विंग द 2 पेयर्स ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, और जो इसका फिनोटिपिक रेशियो रहेगा F2 जनरेशन में वो रहेगा 9:3:3:1, ये रहने वाला है इसका फिनोटिपिक रेशियो। अब ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कहां से है, लेकिन आपको तो अभी बस इतना ही याद रखना है अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्वेश्चन आता है तो।
अब इसके बाद में मेंडल एक्सपेरिमेंट में जो क्वेश्चन मतलब इन्होंने करा था पूरा, तो उसका कंक्लूजन क्या निकला कि ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों था और इनको इस एक्सपेरिमेंट को करने से क्या मिला। तो इनको इस एक्सपेरिमेंट को करने से ये कुछ रिजल्ट्स मिले थे। ये यहाँ पर क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का कि व्हाट आर द कंक्लूजन्स ऑफ अ मेंडल एक्सपेरिमेंट। इसके लिए 3 पॉइंट लिखने होंगे आपको। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेंडल कंडक्टेड दैट आउट ऑफ अ पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वन इज अ डोमिनेंट। ये वाली जो लाइन अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच मीन्स दैट इट मेक्स द अपीयरेंस इन द हाइब्रिड। मतलब इन्होंने ये कहा कि ये जो कैरेक्टर है ना, इसके अंदर भले ही 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर हैं, लेकिन इनमें से क्या हुआ, एक डोमिनेंट होगा और जो एक है वो रहेगा रिसेसिव। मतलब कि वो दिखेगा नहीं, होगा तो जरूर लेकिन वो क्या होगा, वो दिखेगा नहीं, अपना शो नहीं कर पाएगा उसके ऊपर अपना इफेक्ट। एंड मैनिफेस्टेशन इज अदर इज मार्क। मतलब कि मैनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो दूसरे वाला डोमिनेंट है वो ही दिखेगा इसमें, ये याद रखना है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो अगली टर्म आती है, इसी की कंक्लूजन का ही ये कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये है कि होमोलोगस डोमिनेंट ट्रेट। जैसे कि होमोलोगस जो होता है ना, मतलब एक जैसा ही जो होमोलोगस रहेगा, होमोलोगस डोमिनेंट ट्रेट इज डिनोटेड बाय 2 कैपिटल लेटर। 2 कैपिटल लेटर से डिनोट करा जाता है होमोलोगस डोमिनेंट ट्रेट को। जैसे कि टी हो गया ना, इसको यहाँ पर डिनोट करा जाएगा, ये होता है यहाँ पर होमोलोगस, क्योंकि इसके अंदर एक जैसा ही ट्रेट है और वो है डोमिनेंट। और वहीं पर अगर बात करें होमोलोगस रिसेसिव, रिसेसिव का मतलब ये हो जाएगा कि उसके अंदर वो स्मॉल है, तो आपको क्या करना है कि कैपिटल टी यहां पर लिखा हुआ है तो आपको लिख देना है स्मॉल टी, और ये हो गया समझ में। इसको तो याद मत रखो, डोमिनेंट को याद रखो, उसका उल्टा रिसेसिव के अंदर कर देना है। और फिर इसके बाद में इसका अगला पॉइंट आता है। इसके अगले पॉइंट में ये है कि इन क्रॉसिंग इफ 2 और मोर ट्रेट्स आर इन्वॉल्व, अगर कोई भी क्रॉसिंग है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा ट्रेट्स इन्वॉल्व हैं, देन देयर जेन्स असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। असॉर्टेड का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट अगर लिखोगे ना, ये वाला नाम, तो आपको लगेगा कि यार आंसर बच्चा पढ़ के आया है, एक अच्छी जगह से पढ़ के आया है, तो इसलिए आपको ये नाम जरूर से लिखना है। एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन द पेरेंट, और उसके अंदर जो एक तरीके से चाहे से कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, उसमें उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो गैमेट्स होते हैं ना, गैमेट इज अ प्योर एंड पजेस ओनली 1 जेन सेट। इसमें बस एक ही जेन सेट होता है गैमेट। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, वो ये आता है कि फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट्स ऑफ स्प्रिंग रिसीव 1 एलाई फ्रॉम फादर एंड 1 फ्रॉम मदर। मतलब ये है कि एक जो एलाई है वो अपने फादर से रिसीव करेंगे और एक जो एलाई है वो करेंगे अपनी मदर से रिसीव, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, इसके अंदर ऐसे जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने कराया था क्रॉस, तो क्रॉस के अंदर क्या होगा कि 2 पेरेंट इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। अब इसके बाद में क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि पेरेंट जनरेशन जो है टॉल पी प्लांट है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, क्योंकि यहाँ पर टॉल क्या है वो है डोमिनेंट, और जो शॉर्ट पी प्लांट है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से और स्मॉल टी से। अब इसके बाद में क्या होता है कि हम इनका क्रॉस पॉलिनेशन करवा देते हैं। जब हम इनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाते तो हमारे पास में ये 4 कॉम्बिनेशन होगा। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे है, सबसे फर्स्ट क्या करो कि आप इस टी को सिलेक्ट करो और एक बार इसके साथ में आप करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा टी और टी। फिर इसके बाद में इसको आप सेकंड के साथ में करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पर मिलेगा टी और टी, और इसी तरीके से आप ये सेकंड वाले को करो और फिर इसके साथ में करो, फर्स्ट वाले के साथ में और सेकंड वाले के साथ में। तो वही यहाँ पर ये टेबल की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। तो इसके अंदर कोई ज्यादा बड़ी महाभारत नहीं, इसमें क्या करा है मैंने, एक टी यहाँ से ले लिया, एक टी यहाँ से ले लिया, फिर एक टी यहाँ से ले लिया, फिर टी यहाँ से ले लिया। तो इस तरीके से ये वाली जो टेबल है ये आसान है, आप ये टेबल बना के आना, बहुत ही आसान, और आपको ये याद भी रहेगी कि भैया इसमें करना कुछ भी नहीं, एक टी यहाँ से लेना, एक टी यहाँ से लेना, टी यहाँ से, टी यहाँ से, फिर टी यहाँ से, टी यहाँ से, ऐसे करके आपको ये पूरी टेबल फॉर्म कर देनी है। अब यहाँ पर आपको नोट करने वाली बात यह है कि ऑल द पेरेंट्स आर टॉल। अब टॉल क्यों है भैया, इसके अंदर तो हमें तो स्मॉल टी भी दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि स्मॉल टी जो है ये क्या है, रिसेसिव है, और जो कैपिटल टी है वो क्या है, वो है डोमिनेटिंग। तो यहाँ पर डोमिनेटिंग आएगा ना, डोमिनेटिंग क्या है, वो है यहाँ पे टॉल। तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पर टॉल जीनोटाइप रहेगा, जो कि रहने वाला है टी, और स्मॉल टी रहेगा इसके अंदर जीनोटाइप। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, अभी ये जो F1 जनरेशन है इनका हम क्या करवा देते हैं, इनका क्रॉस करवा देते हैं, मतलब इनका क्रॉस पॉलिनेशन करवा देते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हम इसके बाद में ये बोल देते हैं कि टी और टी के गैमेट्स इस तरीके से कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये टेबल हमने फॉर्म कर ली, तो अब देखना इसका फायदा, ये टी लिया और इसके साथ में करेंगे तो हमें कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलेगा। फिर इसके बाद में कैपिटल टी और स्मॉल टी से हमें ये मिलेगा। फिर लास्ट वाले के अंदर देखोगे कि स्मॉल टी है और कैपिटल टी है, इससे तो ये हमें मिल रहा है, लेकिन लास्ट के अंदर देखो ये वाला, ये टी हो गया और एक ये टी हो गया, तो हमें लास्ट के अंदर मिल रहे हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी। मतलब कि इसके अंदर
दोनों के दोनों ही क्या हो गए, रिसेसिव हो गए। तो रिसेसिव क्या था, रिसेसिव था यहाँ पर स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये स्मॉल पी प्लांट फॉर्म हो गया। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, हमें मिल गए 75% ऑफ क्या है, वो है टॉल, और 25% क्या है, वो है यहाँ पर शॉर्ट पी प्लांट। और इनका जो जीनोटिपिक रेशियो है, जीन रेशियो है, वो है यहाँ पर कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पर आपको ये मिल रहा है। फिर सेकंड है कि टी और टी, जो कि आपने देखा कि हाइब्रिड हैं दोनों के, और एक है यहाँ पर स्मॉल वाला, स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो इनका रेशियो रहेगा 1:2:1। और इनका फिनोटिपिक जो रेशियो है वो रहने वाला है टॉल और शॉर्ट का, वो रहेगा 3:1। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में सीधा 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है। तो ये हो गया पूरा मेंडल एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सबसे पहले वो है एलाई। एलाई क्या है, एलाई इज द वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, और जीन का एक डिफरेंट फॉर्म जो है उसी को ही एलाई कहा जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पर इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या होता है, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, एन एलाई हुज फिनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। अगर दूसरा प्रेजेंट है ना, तो भी यही वहां पर क्या करा जाएगा, इसको ही ज्यादा वहां पे महत्व दिया जाएगा, इसकी ही वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। तो अब यहाँ पे इसी तरीके से आपको क्या करना है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला देख लेना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर टी, और इसको कैपिटल लेटर टी से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब रिसेसिव क्या होता है, रिसेसिव वो होता है कि जो कि प्रेजेंट तो होगा लेकिन उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती, या फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, आपको बस उसका उल्टा लिख देना है, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मॉल लेटर टी, इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करा जाता है। फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर जीनोटाइप। अब देखो जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जेनेटिक क्या कंपोजिशन है इंडिविजुअल का, उसको यहाँ पर कहा जाता है जीनोटाइप। और जैसे कि प्योर और हाइब्रिड, टॉल, ये सब कुछ क्या रहते हैं, ये रहते हैं उसके जीन के। जैसे कि हमने देखा था टी और टी, मतलब ये क्या था, ये था प्योर टॉल, इसके अंदर कोई भी वो नहीं है। लेकिन अगर बात करें टी और स्मॉल टी की, तो ये क्या था, ये था हाइब्रिड, इसके अंदर टॉल भी था और इसके साथ में स्मॉल भी था, लेकिन ये टॉल था क्योंकि यहां पर इसके अंदर टी जो था वो था डोमिनेट। फिर इसके बाद में यहां पर आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है कि उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी, मतलब जैसे कि टॉल था या फिर ड्रॉफ था, वो यहां पर इसमें फिनोटाइप में आते हैं। फिर इसके बाद में जैसे कि मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड ट्रेट्स क्या होते हैं। मोनोहाइब्रिड ट्रेट्स की डेफिनेशन देखते हैं। मोनोहाइब्रिड वो होता है कि द क्रॉस इन विच वन पेयर ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ट्रेट इज टेकन इनटू द कंसीडरेशन एंड अदर इज नॉन एज एन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब ये है कि एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर कि सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का लिया जाएगा, उसी को ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। और इसी का ही उल्टा क्या होगा, डाई हाइब्रिड के अंदर क्या होगा कि भैया द क्रॉस इन विच टू पेयर, जिसके अंदर दो पेयर काम में ले लिए जाएंगे, उसी को यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। एंड विच कैन बी ऑब्टेन्ड इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड रेशियो। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें फिनोटिपिक रेशियो मिलता है उसको हम मोनोहाइब्रिड रेशियो भी कहते हैं। और फिर इसके बाद में अगला जो आता है डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, द ट्रेट विच इज एबल टू एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, जो कि अपनी F1 जनरेशन में आ सकता है ना, उसी को डोमिनेंट कहते हैं। देखो इसके अंदर क्या है कि F1 जनरेशन में कौन कौन अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट टॉल, ये टी क्या है, ये है डोमिनेंट, तो ये यही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। स्मॉल टी तो कर ही नहीं पा रहा है, ये किस में कर पा रहे हैं, ये कर रहा है अपनी F2 जनरेशन में। तो ये आपको जरूर से याद रखना है। और देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिसेसिव ट्रेट। अब रिसेसिव ट्रेट क्या होता है कि द ट्रेट विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन बट अपीयर्स इन F2 जनरेशन, जो कि F1 में तो नहीं आ पाया, F1 में किसी रीजन से वो चुप रहा, लेकिन अब वो ज्यादा देर तक चुप नहीं रहता, तो फिर वो क्या होता है, वो आता है F2 जनरेशन में अपनी एकदम से वो एंट्री लेता है। कौन सी वाली एंट्री होती है, दबंग, कोई सी भी एंट्री होता है, बहुत ही जबरदस्त एंट्री लेता है रिसेसिव ट्रेट। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि होमोलोगस क्या होता है, हेट्रोलोगस क्या होता है, कि जिसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ जेन्स होते हैं उनको होमोलोगस कहते हैं, जिनके अंदर डिफरेंट टाइप होते हैं वो होते हैं यहाँ पे मतलब हेट्रोलोगस, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि डोमिनेंट जीन क्या होता है, द जीन्स विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस, तो वो वहां पर ये होते हैं डोमिनेंट। और रिसेसिव इसका उल्टा होता है कि जो कि नॉट एबल टू, मतलब एक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हेट्रोजीनियस में, सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को होमोलोगस कंडीशंस में ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये याद रखनी है आपको बात।
देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, मतलब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि आपकी जो एक तरीके से स्पीकिंग स्किल्स हैं, क्या वो आपके फादर के ऊपर डिपेंड करती हैं? क्या आपको, जैसे कि आपको अगर स्पीकिंग आती है तो आपके फादर के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं कि आपको मोबाइल जो है, मोबाइल चलाने की जो स्किल है, क्या वो आपके पापा के ऊपर डिपेंड करेगी? आपके पापा बहुत ही अच्छे मोबाइल चलाते होंगे तो ही आप चला पाओगे? नहीं, ये क्या है, ये है एक्वायर्ड। जैसे कि आपने बोलना कहां पर सीखा? स्कूल में जाकर के सीखा। पढ़ना कहां पर सीखा? स्कूल में जाकर के सीखा। मतलब बचपन से आपको ये नहीं आता है, लेकिन आपने बाहर इस दुनिया में आकर के जो चीजें सीखी उसी को ही एक्वायर्ड कहा जाएगा, मतलब सीखने को एक्वायर्ड कहते हैं। अब जैसे कि इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ये है कि जैसे कि सचिन तेंदुलकर जो है, उसका बेटा जो है, उसको क्रिकेट नहीं खेलना आता। मैं अगर मान लो सिखा दिया होगा बाहर से, जब वो पैदा हुआ था जब उसको नहीं आता था, लेकिन अब उसके पापा ने उसको सिखा दिया, तो क्या करें, वहां पर वो सीखा है। सीख तो आप भी सकते हो, आप भी बन सकते हो, लेकिन यहां पर क्या है कि ये ट्रांसफर नहीं होती है। क्या होती है? ये होती है स्किल्स होती हैं, ठीक है। स्किल होती है जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग की स्किल होती है, खेलने की स्किल होती है, तो ये सब स्किल्स में होती है। अब यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या होता है कि नॉट प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल। आपको सिंपल से साइंटिफिक वे के अंदर याद रखना कि भैया रिप्रोडक्टिव सेल में प्रेजेंट नहीं होती एक्वायर्ड ट्रेट्स। फिर सेकंड ये होता है कि वी एक्वायर इट फ्रॉम सराउंडिंग, और ये हम बाहर से सीखते हैं, सराउंडिंग से सीखते हैं, इसीलिए इनको एक्वायर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हो गया स्पीकिंग हो गया, प्लेइंग क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, ये सब जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास में एक्वायर्ड। फिर इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है हमारे पास में इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब क्या हुआ? इनहेरिटेड का मतलब ये हुआ कि जो कि आपके फादर से क्या हो भैया, अपने सन को ट्रांसफर हो, मतलब कि पिताजी से अपने बच्चे को ट्रांसफर होती हैं, वो होती है इनहेरिटेड। मतलब जो कि आपको विरासत में मिलती हैं वो होती है इनहेरिटेड, जो कि आप चाह करके भी नहीं छोड़ सकते। मतलब जैसे कि मान लो कि आप बोलते हो कि मेरे पापा का कलर जो है ना बालों का वो है ब्लैक, और मैं चाहता हूं कि मेरा ब्लू आ जाए, वो नहीं आ सकता, वो तो आपके पापा के जो बालों का कलर है वही रहेगा। अब इसके बाद में क्या होता है कि इट इज प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल एंड वी इनहेरिटेड फ्रॉम अ पेरेंट्स, और ये हम हमारे पेरेंट्स से ही लेते हैं। और इसका जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हेयर कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, और भी काफी सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि आई कलर हो गया, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लेकिन वेरिएशन की वजह से वो चेंज हो सकता है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि इनहेरिटेड वो होते हैं जो कि हम पहले से सीख कर हमारे पास में होता है, बचपन से होता है, हम पैदा ही उसको लेकर के होते हैं, उसी को ही इनहेरिटेड कहा जाता है। फिर इसके बाद में अगला जो आता है पॉइंट वो ये आता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखो ये जो टॉपिक है इससे एग्जाम के अंदर पिछली बार 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था 2022 में, ठीक है। आपका तो एग्जाम 23 में होगा, लेकिन 22 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुना मेरी बात। तो इसके अंदर सबसे पहले तो यहां पर आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, कि कैसे आप ये बता सकते हो कि जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है वो मेल है या फिर फीमेल है। तो इसके लिए हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट जो है वो है भैया इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब ऐसे भी कुछ जो प्राणी होते हैं हमारी धरती के ऊपर जिनको कि हम टेम्परेचर देख करके बता सकते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब इसका हम देखते हैं कि इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब कि वो बता देता है कि यहाँ पर क्या होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, जो कि स्पेशली पाया जाता है टर्टल्स में। ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और इसमें कह भी सकते हैं कि व्हाट आर द मतलब विच एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर द ऑफस्प्रिंग। तो ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं जेनेटिक। अब जेनेटिक यहाँ पर आते हैं कि द डिटर्मिनेशन ऑफ अ सेक्स अकर्स बाय द जेनेटिक कंट्रोल एंड जेन इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। मतलब ये कि ये जो है इसका सिंपली जेनेटिक कंट्रोल होता है, इसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, हमें नहीं पता होता कि जो नेक्स्ट जनरेशन में आने वाला है वो बॉय है या फिर गर्ल है। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से होता है ये। तो सबसे फर्स्ट तो आप लोगों को बताता हूं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग में। तो आप लोग बताओ कि इसके अंदर कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए। मैं पेयर की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल नंबर की बात कर रहा हूं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। यहां पर जो 1 पेयर होता है वो होता है 2 क्रोमोसोम होता है। एक पेयर का मतलब होता है कि उसके अंदर 2 क्रोमोसोम है, ऐसे ही 23 है। तो ये बताओ कि कितने हैं टोटल।
और यहाँ पर इसमें जो 23 पेयर हैं इनमें से एक पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसका कि मतलब ये होता है कि वो डिसाइड करता है कि जो आने वाला चाइल्ड है वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। अब जैसे कि इसके अंदर किस तरीके से होता है, इसके अंदर मेल के पास में 2 गैमेट्स होते हैं एक्स और वाई, और फीमेल जो होती है उनके पास में 2 गैमेट्स होते हैं एक्स और एक्स। जब इनके पास में क्या होता है, इनको आप बोल सकते हो कि जब नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है तो यहाँ पर फादर से एक लिया जाएगा और एक मदर से लिया जाएगा। तो यहाँ पर गैमेट्स जो होते हैं ये मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि फादर के पास में 2 गैमेट्स हैं एक्स और वाई, मदर के पास में एक्स और एक्स है। अब इसके बाद में वही टेबल बनेगी, जैसे कि एक्स को सबसे फर्स्ट एक्स के साथ में करा तो एक्स एक्स हो गया, फिर इसके बाद में एक्स को इसके साथ में करा तो भी यहाँ पर एक्स फॉर्म हुआ, लेकिन जो वाई था वाई को एक्स के साथ में फॉर्म करा तो यहाँ पर एक्स वाई हो गया, और फिर इसके साथ में इसमें करा तो यहाँ पर एक्स वाई होगा। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपको चार में से 2 तो गर्ल हैं और 2 इसमें बॉयज हैं। तो मतलब ये हो गया कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय वो कितनी रहेगी, टू फेवरेबल आउटकम कितने भैया, बॉय या फिर गर्ल की, दोनों के 2 ही हैं, तो हम लिख सकते हैं 2/4। तो यहाँ पर आगे 1/2 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और हम ये बोल सकते हैं कि भैया 50% प्रोबेबिलिटी होते हैं कि वो बॉय होगा या फिर वो गर्ल होगी। तो यहीं पर ही आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसी के साथ में अगर आपने अभी भागना मत, अभी जो कुछ जल्दी से भागो मत, जल्दी से लाइक करके जाओ, नहीं तो देख लेना फिर। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसका सबसे पहला जो टॉपिक है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इसका फर्स्ट टॉपिक है। तो इसमें 2 तरीके के सिस्टम होते हैं, एक तो होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम होता है ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अंदर हमारे पास में होता है ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है एंड अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स होती है, उसी को हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो सबसे फिर इसके बाद में आता है फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम की, क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो फंक्शन होता है कि टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसका काम होता है। फिर सेकंड काम होता है कि ऑल द वॉल्यूंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज, मतलब कि जैसे कि आप रनिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, जो कि आप अपनी इच्छा से करते हो, आप उसको रोकना चाहो तो रोक सकते हो। अगर आप दौड़ रहे हो तो आप बोलो कि मैं नहीं दौड़ूंगा मैं चलूंगा, तो वो आप रोक सकते हो। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इट इनेबल्स अस टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन, जैसे कि आप लोग सोच भी सकते हो, याद भी रख सकते हो, किसी चीज के लिए लॉजिक भी दे सकते हो। तो ये काम किसका होता है, ये होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि इट रेगुलेट्स द इनवॉलंटरी एक्टिविटी सच एज ब्रीदिंग हो गया, बीटिंग इफेक्ट ऑफ हार्ट हो गया, ये सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप रोकना चाहो ना अपने हार्ट को अभी रोक दो कि रुक जा भाई, ये नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिसेप्टर। रिसेप्टर बहुत तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं रिसेप्टर, दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ द सम नर्व सेल दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, की बेसिकली इनका काम होता है कि जो भी इन्वायरमेंट पे इंफॉर्मेशन है उसको डिटेक्ट करें। जैसे कि हमारे कान सुन के बताते हैं, हमारी जो आंखें हैं वो देख करके बताती है, तो इसी तरीके के रिसेप्टर होते हैं। अब जैसे कि रिसेप्टर जो सबसे फर्स्ट है वो है ईयर। ईयर क्या करता है, हेल्प इन हियरिंग, सुनने में काम करता है। फिर सेकंड है कि मेकिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है। फिर सेकंड है कि आईज। आईज क्या होती है, फोटो रिसेप्टर होती है, ये क्या करती है, यूज्ड इन सिंक, देखने में हमें हेल्प करती है। फिर जो थर्ड आता है वो आता है स्किन। स्किन क्या होती है, थर्मो रिसेप्टर होता है, जैसे कि अगर हमें ठंड लग रही है तो हमारे जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। फिर सेकंड आता है कि यूज्ड इन फीलिंग ऑफ टेम्परेचर, लाइक हॉट और कोल्ड के टेम्परेचर को फील कराने में हेल्प करता है। और अगर आपको कोई टच कर रहा है तो इसका भी सेंस आपको इसी से ही पता लगता है, जो कि होता है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो स्किन भी एक तरीके का रिसेप्टर है। फिर जो नेक्स्ट रिसेप्टर है वो है नोज। नोज क्या होता है, ये होता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, मतलब कि ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल, जैसे कि कई बार गंदी स्मेल आता है, कई बार अच्छी स्मेल आती है, तो ये सब काम किसका होता है, ये होता है हमारी नाक का। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है टंग। टंग का काम क्या होता है भैया, बेसिकली हमें टेस्ट बताता है कि कैसा खाना खा रहे हैं, सॉल्टी है या फिर अच्छा मीठा है, ये सब काम किसका होता है, ये होता है टंग का। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होते हैं, इसके पार्ट्स जो हैं और इसका जो डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो भैया, एग्जाम के अंदर ये आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो सबसे पहले जो न्यूरॉन होता है इसका हम लोग स्ट्रक्चर और ये फंक्शनल सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो कौन करता है, वो करता है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले जो होता है वो होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट। फिर जो सेकंड होता है वो होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी, द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन बाय द डेंड्राइट्स इज नाउ ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स बाय द सेल बॉडी। और जो भी इंफॉर्मेशन इसने कलेक्ट करी थी ना, अब इसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जो ट्रांसमिट करता है वो कौन करता है, वो करता है सेल बॉडी। फिर इसके बाद में जो एक्सोन होता है, एक्सोन क्या होता है कि इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द एक्सोन, जो कि लॉन्गेस्ट फाइबर
फाइबर होता है ना किसकी बॉडी के ऊपर, सेल बॉडी के ऊपर, उसको एक्सॉन कहा जाता है। एंड इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये क्या करता है कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो होता है सेल बॉडी से डेंड्राइट्स को करता है नेक्स्ट न्यूरॉन के। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्नाइपेज। तो देखिए ध्यान से, क्या होता है स्नाइपेज, इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ अ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। की बेसिकली आप देखिए कि जो नर्व एंड होती है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एक गैप रहता है, तो वही जो गैप होता है उस गैप के अंदर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल। वो काम किसका होता है, वो होता है स्नाइपेज का। इसके बाद में जो आता है वो आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ए स्टिमुलस। कि जो भी बाहर के स्टिमुलस है उसका सडन रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर कि जब कभी भी आप अपनी फेवरेट डिश जब घर पे बन रही होती है, जैसे कि पनीर बन रहा है, तो पनीर को जैसे आप उसकी स्मेल आती है आपके मुंह में पानी आने लग जाता है ना, वैसे ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। अब इसके बाद में जो अगला है जो कि एग्जाम में आ सकता है वो है रिफ्लेक्स आर्क। कि रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है, तो बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, द पाथवे थ्रू विच द नर्व इंपल्स पास ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। कि मतलब एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू की क्या हो, इंपल्स वेव ट्रांसफर होती है ना, उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। अब जैसे कि इसका एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है कि आप क्या कर रहे हो कि कैक्टस का पेड़ है और आपको अंदर चुल मची हुई है, आप क्या कर रहे हो कि इस कैक्टस के पेड़ के हाथ लगा रहे हो और इसके अंदर होती है जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, कांटे होते हैं। जैसे ही कांटा आपके हाथ में चुभेगा तो क्या होगा कि आपके यहां से सिग्नल जाएगा और फिर उसके बाद में सिग्नल जो है डेंड्राइट से होगा, डेंड्राइट से होकर के वो सेल बॉडी के पास में जाएगा, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन के पास में जाएगा, फिर एक से न्यूरॉन से ऐसे करके जाएगा। अब ये जो सिग्नल है ये याद रखना कि ये ब्रेन के पास में नहीं जाएगा, ये जो सिग्नल है ये किसके पास में जाएगा, ये जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास में। और स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेगी कि इससे बॉडी को हार्म हो सकता है, तो हाथों हाथ आपका हाथ वहां से हट जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की, भैया क्यों जरूरत है हमें रिफ्लेक्स एक्शन की, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि in some situations such as touching a hot object, pinching, we needs to act quickly, otherwise our body would be harmed। ये जो डिसीजन है ये लेती है स्पाइनल कॉर्ड। अभी देखो, आप देखो कि हमारी बॉडी कितनी ज्यादा ऑटोमेटिक मोड के ऊपर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप क्या कर रहे हो, जैसे कि आप है ना हार्ट को थोड़ी कर रहे हो, आपको दिमाग थोड़ी लगाना पड़ा है कि मेरा दिल पंप होता रहे, नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है। और आपकी ब्रीथिंग है वो भी ऑटोमेटिक है और उसी के साथ में आपका जो ब्लड फिल्टर है वो भी ऑटोमेटिक है। सारा का सारा काम ऑटोमेटिक मोड के ऊपर है। इतनी ज्यादा ऑटो पायलट आपकी बॉडी है। बस आपके साथ में क्या रहता है कि आप किस तरीके से अपना जो दिमाग है इसको काम में लेते हो। अगर पढ़ाई करते हो तो वहां पे आप लोगों को हेल्प मिलती है, अदरवाइज आप अपना इसमें भी काम में ले सकते हो, गेमिंग में काम में ले सकते हो, मूवीज देखने में काम में ले सकते हो, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन बाकी का तो ऑटो पायलट पर रहती है और आपको इंटरफेरेंस की भी जरूरत नहीं, बोलते आपको करने ही नहीं देती। आपकी बॉडी है फिर भी आपको इंटरफेयर नहीं करने देती, क्योंकि पता है कि अगर इसने एक बार इंटरफेयर कर दिया ना तो ये कचरा कर देगा, इसीलिए नहीं करने देती। बॉडी स्मार्ट है। और इसी के साथ में नेक्स्ट है कि हियर द रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। ब्रेन से नहीं जनरेट होता है, सीधा स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से होता है। जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बैलून विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, इज इंक्लोज्ड इन अ क्रैकेनियम, जो कि स्कल होता है या फिर ब्रेन बॉक्स होता है। जैसे कि हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कि क्या करता है, जैसे अगर आपका सर एकदम से टकराता है तो ये क्या करता है कि वो जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो शॉक वेव्स होती है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, वो करता है स्कल। और फिर इसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड है वो अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड इन अ वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम के अंदर ये अपने आप को इनक्लोज्ड रखती है जिससे कि प्रोटेक्टेड रहती है। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, तो सबसे फर्स्ट होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। इनको ग्रोथ से कोई भी मतलब नहीं। सबसे फर्स्ट इसमें आता है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जैसे कि आपने वो छुई का पत्ता देखा ना, जैसे आप उसको हाथ लगाते हो वो क्या होता है, पहले खुला होता है फिर उसके बाद में बंद होता है। तो यही क्या होता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस जिस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं वैसे ही प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि प्लांट यूजेस इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मींस टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। और ये भी इलेक्ट्रिकल केमिकल जो मींस होता है उसी को यूज करते हैं अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि फॉर द मूवमेंट्स टू हैपन सेल चेंजेस देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ सेल। तो भैया यहां पर कोई भी मूवमेंट हो उसके लिए क्या करते हैं कि
सेल है ना वो अपनी जो शेप है उसको चेंज करते हैं, ये अमाउंट ऑफ वाटर जो है उनको चेंज करते हैं, जिससे कि जो स्वेलिंग है और जो श्रिंकिंग ऑफ सेल इसमें होता है। देन फिर इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट आता है जो कि है हमारे पास में डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ, की ग्रोथ के ऊपर कौन से डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको 5 है, इनके नाम ही याद रखना और इनका फंक्शन याद रखना, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहला है कि हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब ये होता है कि इसका मूवमेंट करवाना होता है प्लांट्स का वाटर की तरफ। फिर सेकंड होता है कि फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, की किधर लाइट मिल रही है उधर ही जो प्लांट है उसकी ग्रोथ करवाना। फिर थर्ड है कि जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि मूवमेंट टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, मतलब कि जो रूट्स है उनका तो ग्रेविटी की तरफ और जो बचा हुआ पार्ट है स्टेम वाला पार्ट है उसको कहां पर, ऊपर की तरफ एंटी ग्रेविटी मूव करवा। देन फिर इसके बाद में इसका फोर्थ है जो कि है यहां पर केमोट्रोपिज्म, जो कि होता है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ जो ग्रोथ होती है वो इसका काम होता है। देन फिर इसके बाद में फिफ्थ जो है वो है हमारे पास में थिग्मोट्रोपिज्म, जिसका काम क्या होता है कि इट इज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रो मोर रैपिडली एज कंपेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट। मतलब बेसिकली इसका काम ये होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कई प्लांट्स होते हैं जैसे कि पास में एक लकड़ी लगा दो तो उसके साथ में वो गोल गोल घूम करके ऊपर बढ़ जाए, तो वही काम होता है किसका, वो होता है थिग्मोट्रोपिज्म का। ठीक है, ये आप फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है प्लांट हार्मोन। तो देखिए प्लांट हार्मोन क्या होता है, बेसिकली हार्मोन क्या होता है, हार्मोन आर द केमिकल कंपाउंड विच हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट द ग्रोथ डेवलपमेंट रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। बेसिकली हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका कि ग्रोथ से उनका रिलेशन होता है, डेवलपमेंट से रिलेशन होता है और रिस्पॉन्स रहता है कि एनवायरनमेंट के साथ में कैसा रिस्पॉन्स है। फिर सेकेंड होता है कि मेन प्लांट हार्मोन कौन से है, तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या होता है कि सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप को सिंथेसाइज करना। सेकंड की हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्ग बिगर, कि उसका काम होता है कि सेल को बिगर करना। फिर जो थर्ड होता है कि इन्वॉल्व इन द फोटोट्रोपिज्म, और ये फोटोट्रोपिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट जो हार्मोन होता है वो होता है साइटोकिनी। साइटोकिनी का काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रमोट्स द सेल डिवीजन। फिर सेकंड आता है कि इसमें प्रेजेंट इन द ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स, कि जो जैसे कि क्या होता है कि जो सेल डिवीजन होता है सीड्स बनाने के लिए ना क्या होता है कि सेल डिवीजन चाहिए होता है, तो इसलिए ये जो काम होता है वो होता है साइटोकिनी करता है। देन फिर इसके बाद में आता है एब्सकेबिक एसिड। तो एब्सकेबिक जो एसिड होता है ये क्या करता है कि स्टॉप्स द ग्रोथ कॉज द विटलिंग ऑफ द लीव्स, मतलब कि मुरझाना, जो पेड़ की पत्तियां मुरझा जाती हैं वो इसी के कारण होती है। फिर सेकंड है स्ट्रेस हार्मोन, कि प्लांट को अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उस केस के अंदर भी ये क्या होता है कि प्लांट मर जाता है। तो देख रहे हो प्लांट को भी स्ट्रेस हो रहा है तो तुम्हें तो स्ट्रेस हो ही सकता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कि हार्मोन इन एनिमल्स, की हार्मोन्स एनिमल्स में किस तरीके से होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन अभी भी हम लोग देख करके हैं कि आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ, की ग्रोथ को और जो उनकी एक्टिविटीज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनको क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, बेसिकली दीज ग्लैंड सीक्रेट्स देयर प्रोडक्ट हार्मोन इनटू द ब्लड, कि जैसे कि डिफरेंट हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होती हैं जिससे कि हमारी जो ग्रोथ है वो इनके ऊपर ही डिपेंड होती है। अब देखिए जैसे कि जो एंडोक्राइन है इसमें बहुत तरीके के ग्लैंड होते हैं, इनका अलग अलग काम होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होता है, अंडर द ब्रेन होता है। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और इसका फंक्शन क्या है, ये करता है हेल्प इन इंक्रीजिंग हाइट, हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फिर सेकंड होता है वो होता है थायराइड ग्लैंड, जो कि प्रेजेंट होता है नेक पे। थायरोक्सिन इसमें हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ये क्या करता है कि कंट्रोल्स द जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन द बॉडी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट होता है वो होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होता है, अबव किडनी प्रेजेंट होता है, और एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसको रिलीज करता है। इसका काम क्या होता है, ये देखिए यहां पर ध्यान से देखिए कि प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है, कहां पर प्रेजेंट होता है, नियर स्टोमच। ये किसको प्रोड्यूस करता है, वो करता है इंसुलिन को, और इंसुलिन का काम क्या होता है, ये करती है कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम पैनक्रियास करता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है टेस्टिस, जो कि बॉयज में प्रेजेंट होती है। कहां पे होती है, स्क्रोटम में। और ये कैसा होता है, ये होता है मतलब कि कौन सा हार्मोन जनरेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन जनरेट करती हैं, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये होता है स्पर्म प्रोडक्शन होता है, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन बॉयज। जो भी बॉयज के अंदर प्यूबर्टी के दौरान चेंजेस आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है ओवरीज, जो कि गर्ल्स में प्रेजेंट होती है, कहां पर होता है, नियर यूट्रस इसकी पोजीशन होती है। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है एस्ट्रोजन करती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि एग प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन गर्ल्स। गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी के दौरान जो भी चेंजेस हैं वो सब जो लाने का काम है वो एस्ट्रोजन करता है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, नियर यूट्रस में प्रेजेंट होता है। जो आता है वो आता है आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है बड़ा ही छोटा सा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, तो ध्यान से सुनना, आपको अभी ये चैप्टर याद हो जाएगा। तो सबसे पहले कि हमारे एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है, तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, एज वेल एज फिजिकल जो थिंग्स होती है, जैसे कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गई, ये सभी मिल करके हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं। और इसमें जो सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए एनवायरनमेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। कि भैया जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में, तो वो सब मिलकर के एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अब ये दो तरीके का होता है। सबसे पहला है कि नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है कि इट एग्जिस्ट इन द नेचर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, की आदमियों या फिर ह्यूमंस की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। सेकंड आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो कि हम लोग ह्यूमंस बनाते हैं, जिससे क्या ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक्वेरियम हमने बना दिया, गार्डन हमने बना दिया, जो कि हमने बनाया, वो होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोड्यूसर को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग द सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो भैया ये क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय सिंपली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इनको यूज में लेकर के, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, वैसे ही होते हैं। इनका एग्जांपल हो जाएगा ग्रीन प्लांट हो गया, फिर सर्टेन ब्लू एल्गे हो गया, ये सब होते हैं। फिर जो सेकंड आता है वो आता है डिकम्पोजिटर। डिकम्पोजिटर क्या होते हैं, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। इनका काम क्या होता है, जैसे कि कोई भी अगर जानवर मर गया तो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। और ये जैसे कि एग्जांपल के तौर पर है कुछ बैक्टीरियाज हो गए और फंगाई हो गया, ये इनके एग्जांपल होते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, तो फूड चेन बेसिकली होता है द फ्लो ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल फॉर्म्स अ फूड चेन। कि भैया फ्लो ऑफ एनर्जी होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं फूड चेन। और इसके अंदर जो फूड चेन होती है, फूड चेन रिप्रेजेंट अ सिंगल यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हमेशा बात याद रखना कि जो फूड चेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एनर्जी को ट्रांसफर करती है। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि फूड चेन स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर। और जो फूड चेन है वो स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, क्योंकि आप लोग फूड चेन और फूड वेब में कंफ्यूज होंगे। फिर इसके बाद में जो आता है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है कि सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म्स अ फूड वेब। की बहुत सारी एक जैसी चेन्स कनेक्ट होकर के एक फूड वेब को डिजाइन करती हैं। और यहां पर जो सिंगल फूड चेन डज नॉट नेचुरली अकर इन इकोसिस्टम। और एक ऐसी कोई भी सिंगल फूड चेन नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां पे है कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स को डियर ने खाया, फिर डियर को वुल्फ ने खाया, वुल्फ को फिर डिकम्पोजिटर ने खाया। तो ये क्या हो रहा है कि एक ही साइकिल फ्लो हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फूड चेन। और वेब का मतलब होता है जाला। जाला मतलब कि बहुत सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वही होता है फूड वेब। तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स को ग्रासहॉपर ने खाया, फिर ग्रासहॉपर को बर्ड ने खाया। अब हो सकता है कि प्लांट्स को बर्ड भी कंज्यूम करे, तो इसलिए ये हो गया। प्लांट्स को क्या कर सकता है कि क्वेरल भी कंज्यूम कर सकता है, क्वेरल को ईगल खा सकता है, और जो बर्ड है उसको फॉक्स खा सकता है, और जो बर्ड है उसको ईगल भी खा सकता है। तो ये क्या होता है कि इंटरकनेक्टेड होता है। और फूड चेन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स है उसको डियर खाएगा, डियर के बाद में वुल्फ खाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ध्यान में रखना कि जो फूड वेब है वो प्रैक्टिकल और फूड चेन है वो प्रैक्टिकल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती।
फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? बेसिकली द वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ अ फूड और द एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द ट्रॉपिक लेवल्स। कि भैया बहुत सारे स्टेप्स होते हैं फूड चेन के अंदर जिसके अंदर कि ट्रांसफर ऑफ फूड या फिर एनर्जी होता है, उसी को ही हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। अब जैसे कि यहां पे दिया गया है कि देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। जैसे कि देखिए कि जब कभी भी एनर्जी ट्रांसफर होती है ना तो 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। जैसे कि आप लोग इस पिरामिड में देख रहे हो तो सबसे नीचे जो है वो है प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने कितना प्रोड्यूस किया? उसने किया 1000 किलो जूल एनर्जी को प्रोड्यूस किया। फिर इसके बाद में जो आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, उनको कितना मिलेगा? उनको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 100 किलो जूल। फिर उसके बाद में जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उनको मिलेगा 10 किलो जूल। और फिर उसके बाद में जो टर्शरी कंज्यूमर है उनको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 किलो जूल मिलने वाला है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एनर्जी का फ्लो होता है। अब ये जो फ्लो है इसको हम लोग जो लॉ आता है 10% लॉ, उससे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो 10% लॉ क्या है वो समझिए। 10% लॉ स्टेट्स दैट ओनली द 10% ऑफ द एनर्जी एंटरिंग अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अवेलेबल फॉर द ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। तो भैया इसका कहने का मतलब ये है 10% लॉ ये कहता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, बाकी की जो 90% एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां पर गिवन है कि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर है वो है प्लांट्स। प्लांट्स के पास में कितनी 20,000 किलो जूल एनर्जी मिली जो कि सनलाइट से उन्होंने प्रोड्यूस किया। अब उसके बाद में उसको डियर ने खाया तो डियर को मिली 2000 किलो जूल एनर्जी। फिर डियर को किसने खाया? फॉक्स ने, जिसको कि मिली 200 किलो जूल एनर्जी। और फिर इसका 10% कितना है वो है 20 किलो जूल जो कि एक टाइगर को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से होते हैं ट्रॉपिक लेवल। अब इसके बाद में देखते हैं कि कौन से ट्रॉपिक लेवल्स हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि द प्लांट्स और द प्रोड्यूसर कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर वो आएंगे जो कि प्रोड्यूस करते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि एक तरीके से खाना बनाने वाले हैं, उनको बोलेंगे। फिर जो सेकंड लेवल के ऊपर आते हैं वो आते हैं हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर्स फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। कि भैया यहाँ पर वो आते हैं जो कि ना घास खाते हैं या फिर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, वो आते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं कार्निवोरस या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स मेक अप टू द थर्ड जो लेवल है वहां तक, थर्ड ट्रॉपिक लेवल तक आते हैं कि जो कि ना किसी जानवर वगैरह को खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, उनको कार्निवोरस कहते हैं। और कार्निवोरस इसमें आते हैं जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। फिर इसके बाद में लार्ज कार्निवोरस हो गया। फिर टर्शरी जो कंज्यूमर है वो होते हैं कि विच फेड अपॉन द स्मॉल कार्निवोरस कंस्टिट्यूट्स ऑफ द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। कि भैया ये जो है जैसे कि मीट खाने वाले हैं, मीट खाने वालों को खाने वाले, इनके ऊपर वाले कौन से होते हैं? वो होते हैं लार्ज कार्निवोरस। ठीक है, समझ गए? ये 4 ट्रॉपिक लेवल इसमें होते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है बायोमैग्निफिकेशन। तो भैया बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक ही बात है, वो ये है कि यहां पर द बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। कि भैया जो बायोमैग्निफिकेशन है ये बताता है कि किस तरीके से एक स्मॉल लेवल से एक लार्ज लेवल के ऊपर जो हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि खेत होते हैं, खेतों के अंदर हम लोग जो यूरिया वगैरह यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं। पेस्टिसाइड क्या होता है कि वाटर के साथ में मिलकर के वाटर बॉडीज में जाते हैं। फिर वाटर बॉडीज में देखो ये रहा, ठीक है, देखो मैं बताता हूं आपको कि वाटर बॉडीज के अंदर जाते हैं पेस्टिसाइड, फिर वो एल्गे कंज्यूम करती है। और एल्गे को कौन कंज्यूम करता है? एल्गे ईटिंग इंसेक्ट्स होते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। फिर एल्गे जो इंसेक्ट होते हैं उनको कौन खाता है? इंसेक्ट ईटिंग इंसेक्ट। फिर इसके बाद में उनको फिश खाती है, फिर फिश को बड़ी फिश खाती है, फिर बड़ी फिश को इंसान खाते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पे जो पीपीएम है वो होता है करीब करीब 10 पीपीएम के अप्रोक्स होता है। लेकिन ये ऊपर तक पहुंचते पहुंचते जब इंसानों के पास में पहुंचता है तो ये हो जाता है 10,000 पीपीएम। ठीक है, ये होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की हर एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होना। तो ठीक है, समझ गए? और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है इसका ये है पॉइंट, ये है कि इट एक्सपेंड्स ओवर द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। और जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता है वैसे ही इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे आता है कि ऑर्गेनिज्म एट इन द हायर ट्रॉपिक लेवल्स हैविंग द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स। और जो हायर ट्रॉपिक लेवल्स के ऊपर है उनमें कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। जैसे कि ग्रास का 10 पीपीएम है, डियर के अंदर 200 पीपीएम होगा, लॉइन है तो उसके अंदर 5000 पीपीएम होने वाला है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में ओजोन लेयर डिप्लीशन। हमारी जो प्यारी सी ओजोन लेयर है, देखो ये रही, ठीक है। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर हमें क्या करती है और कैसे करती है ये हम लोग देखते हैं कि ये जो है हमारा सन है, ठीक है। सन से क्या होता है? सन
के पास में होती है अल्ट्रा वायलेंट रेज होती है जो कि सीधी अर्थ के ऊपर आती है। अब अगर सीधी अर्थ के ऊपर आएंगे तो हमें स्किन कैंसर वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि यूवी रेज जो होती है वो हार्मफुल होती है। तो ये जैसे एंटर करते हैं ना, तो यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर होता है ऊपर, फिर इसके बाद में होती है ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर क्या करती है कि ओजोन लेयर एक चद्दर की तरह है जो कि क्या करती है, अर्थ को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, कि इसके नीचे यूवी रेज ना आ जाए, जिससे कि हम लोग प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ओजोन लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है। और इसमें जो आपको छेद सा दिख रहा है ना, ये छेद ये क्या है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के किए हुए कांड हैं जो कि अभी हमें भुगतना पड़ रहा है। ये जो छेद हैं ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा किए गए छेद हैं, जिससे कि क्या होता है कि सीधी रेज अंदर आती हैं और फिर हम एक डिफेक्ट करती हैं। और फिर इसके बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट हम क्या होता है ओजोन लेयर, ये देखते हैं कि ओजोन मॉलिक्यूल जो होता है इज मेड अप ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन से बनकर के बना होता है, जो कि मिल करके बनाते हैं O3। फिर इसके बाद में आता है कि ओजोन लेयर जो है प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। ये क्या करती है कि जो भी हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ है उसको बचाती है, जो भी हार्मफुल रेडिएशन आ रही है उससे। और इसका काम क्या होता है, जैसे कि जो अल्ट्रावायलेंट रेज होती है स्किन कैंसर को कॉज करती हैं। फिर इसके बाद में आता है कि जो ओजोन लेयर है इज लार्जली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर विच इज अ पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, जो कि 12 से 50 किलोमीटर तक होता है सी लेवल के ऊपर। समझ गए कि कहां पर मिलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर मिलती है, जिसका कि लेवल होता है 12 से 50 किलोमीटर ऊपर। और ये कैसे फॉर्म होती है, ये ध्यान से याद रखना कि ये जो रिएक्शन है ये कैसे होती है कि इसके लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन है लाइट की प्रेजेंस में, जो कि सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाती है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन में। फिर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो फिर से ये जो एटम्स टूटे हैं ना ऑक्सीजन के, इनके साथ में मिलकर के ओजोन को फॉर्म करता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था। फिर इसके बाद में इसके रीजन क्या क्या है भैया, कि ये ओजोन लेयर जो है ये किस वजह से हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है। तो इसका सबसे पहला रीजन है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको कि हम लोग CFC कहते हैं, जो कि एक मेजर केमिकल है जो कि डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को। CFC इज फाउंड इन कूलेंट, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह में